मनोज जी कहाँ गए? जय उत्तराखंड साथियों, मेरा नाम अजय बिष्ट, वनयू के टीम से। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक शनिवार को कुछ जानकारी लेके, कुछ ऐसी जानकारी लेके आते हैं ताकि वो हमारे उत्तराखंड के समाज के लोगों को अपने आपस में सशक्त कर सके। और माफी चाहता हूं आज देरी से आने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा साथी लोग ज्यादा थे और इन एक दूसरे को कनेक्ट करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, बल्कि उसकी वजह से अभी हमारे साथ वकील साहब जोशी जी नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन हमारे साथ में है यशोदा मैम, यशोदा जोशी जी यूके टाइम से, और एक विक्टिम प्रमोद सिंह नेगी जी जो करावल नगर से हैं, और रिटायर्ड एसीपी श्री सतीश नोडियाल जी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और माफी चाहता हूं अपने सभी साथियों से कि आज हम थोड़ा सा लेट हो पाए, और उसके लिए फिर से आप सभी का आभार, आप वेट करते रहे। लेकिन हमारे साथ जैसे ही वकील साहब और एक और विक्टिम है जो अभी यहाँ कोंडली क्षेत्र से जहां जिनके साथ केस हुआ था, वो भी साथ में जुड़े थे। कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो दोबारा नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जैसे वो कनेक्ट होते हैं तो वो हमारे साथ होंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी साथियों को मैं एक और जानकारी यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारे उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली जी की जयंती है, और जो हमारे समाज के लिए हमारे जोशी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, माफी चाहूंगा थोड़ा सा कनेक्शन का दिक्कत हो गया था। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अभी अपने साथियों को यही बता रहा था कि आज हमारी उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली जी की जयंती है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बेसिकली धन्यवाद और आभार कि आप जुड़े, और हम उस वीरांगना को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे समाज में एक नई अलग जगाई। और मैं अपने साथियों को एक छोटा सा उनके बारे में एक परिचय ये देना चाहूंगा कि शायद संपूर्ण विश्व में, केवल उत्तराखंड या हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में पहली महिला ऐसी है जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 7 युद्ध लड़े और जीते। और युद्ध उनके जो उस टाइम पे कत्यूरों का आक्रमण होता था, कत्यूरों का आक्रमण था, उन्होंने उनके परिजनों को, परिवार वालों को, भाइयों को और पिता की हत्या कर दी थी। उसी का बदला उन्होंने लिया और 7 लड़ाइयां ऐसी लड़ी जिसमें उन्होंने मतलब विजय हासिल की। उस टाइम पे आप ये सोचिए कि उस 17वीं शताब्दी की मैं बात बता रहा हूं। उस टाइम पे भी हमारे बीच, हमारे उत्तराखंड में, हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए रानी लक्ष्मीबाई का मानी जाती हैं। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक छोटा सा परिचय अपने ही हिसाब से हमारे साथियों को दें ताकि उनको जानकारी मिल सके। तो सर नोडियाल जी, आपसे शुरू करते हैं। सर आप अभी म्यूट पे हो। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आप एक काम कीजिए, आप माइक वो जो लीड लगे हुए हैं लीड निकाल दीजिए प्लीज, शायद उसकी वजह से दिक्कत है। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। एक काम कीजिए, जो वहां पे एक सेटिंग आ रही होगी, सेटिंग में ऑडियो जाके दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए अपना ऑडियो का ऑप्शन। सेटिंग्स में जाइए और ऑडियो का ऑप्शन आएगा। ऑडियो एक बार ड्रॉप डाउन में देखें कौन सा सेलेक्ट चाहिए, उसके बाद आपकी वॉइस आ जाएगी।
नहीं, अभी भी नहीं आ रही सर। अजय जी जब भुवन जी, तक, जी जी, हाँ जी भुवन जी आप मैंने, कृपया जी, भुवन जी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज। जोशी जी आप तक आवाज जा रही है? भुवन जी, Yeah, I'm getting Yashoda ji. सतीश नोडिया जी जी का आवाज नहीं आ रही सर, आपका ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, जबकि कल हमने कनेक्ट किया था, अच्छे से आवाज आ रही थी। म्यूट हो रखा है इनका। अगर ये लैपटॉप से कनेक्टेड है तो नीचे में म्यूट का ऑप्शन आ जाए। अभी म्यूट है। हाँ म्यूट हो म्यूट हो रखा जा है। रहे हैं। भुवन जी तब तक आप कर लीजिए प्लीज। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ जी 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 आपकी आपका अच्छी तरह से आवाज आ रही है जी। नमस्कार, मेरा नाम भुवन जोशी, मैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ और पिछले कुछ समय से अजय बिष्ट जी के साथ जुड़ा हूँ, वन यू की टीम के साथ जुड़ा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे बहुत अच्छा कार्यक्रम ये चला रहे हैं जिसमें ये जो टिपिकल मुद्दे होते हैं, एक इस तरह के मुद्दे होते हैं जो सामाजिक, जिससे छोटे छोटे मुद्दे से हमारा समाज, हमारा उत्तराखंड के लोग जूझते हैं। अवेयरनेस ना होने के कारण ये काफ़ी परेशानी होती है और एक आप वन यू की टीम माध्यम बने हैं उस चीज़ समस्या सुलझाने का। मैं आप सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। थैंक यू सर। यशोदा मैम कृपया आप दें अपना इंट्रोडक्शन तब तक। जी नमस्कार सभी व्यूवर्स को और जितने भी आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूँ यशोदा जोशी यूके टाइम्स से और मैं एक छोटी सी कवित्री भी हूँ और यूके टाइम्स मेरा चैनल है और मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ और ससुराल मेरा टीडी गढ़वाल में पड़ता है। बस ये छोटा सा परिचय है मेरा। जब तक सतीश जी जुड़ते हैं प्रमोद जी से सतीश सर, नोडिया जी एक एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक काम कीजिए, एक बार एग्जिट होके दोबारा रीलॉग इन कीजिए। हाँ जी मैं आपको एग्जिट कर रहा हूं, उसके बाद आप दोबारा लॉग इन कीजिए प्लीज। जी मैम, अभी तो अपने आप ही हो गए हैं शायद। यार ये पता नहीं कौन, बार बार कोई बंदा बीच में ऐड हो रहे हैं। एनीवे हाँ तो तब तक आप प्रमोद प्रमोद जी से जी। जय उत्तराखंड साथियों, नमस्कार सबको। मेरा नाम प्रमोद सिंह नेगी है और मैं टीडी गढ़वाल से हूँ। इस समय मैं दिल्ली में एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर आईटी में कार्यरत हूँ और मैं दिनेश भाई का और पूरी वन टीम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा और वो समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और साथ ही साथ हमें बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी आपका। और अभी माफी चाहते हैं कि शायद नोडियाल जी अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि और एक और विक्टिम है मनोज जी। मनोज जी हमारे साथ थे अभी, पता नहीं आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, किस वजह से। जब तक जुड़ते हैं हम अपना आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जी जी। तो मैं जोशी जी मैं चाहूंगा कृपया आप प्लीज शुरुआत करें, और टाइम का पहले ही काफी हो गया। हाँ जी जी जरूर 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 जरूर। कुछ क्वेश्चन थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किसी की समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम थी। अजय जी एडवोकेट साहब सॉरी, माफी चाहता हूँ। जोशी मैम, दो दो जोशी हो गए, चक्कर ये हर बार। इट्स ओके, इट्स ओके। तो कुछ मैं हमारे सबसे पहले, हाँ जी जी मैम, बोलिए प्लीज बोलिए आप प्लीज बोलिए। प्लीज 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 मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। तो सबसे पहले प्रमोद जी मैं आपसे, बिजली आवाज आ रही है? अब जी आ रही जी है आपकी बिल्कुल। आवाज। आप सर कृपया आपका इंतजार कर।
नहीं नहीं, आप आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है? राइट, क्लियर Yes, है sir, सर। loud and clear. मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, नमस्कार, मैं सतीश नौडियाल हूँ और पौड़ी गढ़वाल से पीछे, तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, अभी द्वारका में रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में, और 79 बैच में भर्ती हुए थे, 2017 में रिटायर हुए और अब शांति प्रिय जीवन जी रहे हैं, पुलिस की डिस्टरबेंस से अलग हटके। जी जी जी, तो यशोदा मैम, मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि समय ऑलरेडी काफी हो चुका है, तो आप कृपया जी। शुरुआत करें। जी सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपके साथ मतलब क्या घटना हुई, इस बारे में जरा हमें विस्तार से बताएं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं दयालपुर का निवासी हूँ। मेरे घर के पास में एक फैक्ट्री है जिसमें तेजाब का और इन सब का काम होता था। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी पॉल्यूशन निकलता था। यहाँ मोस्टली उत्तराखंड के लोग हैं, तो काफ़ी पॉल्यूशन होता था। कोई डर के मारे उनके बारे में कुछ नहीं बोलता था। मैंने 1-2 बार कंप्लेन करी और इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से पुलिस वालों से और सबसे कंप्लेन कर दी। तो जिस दिन मॉर्निंग में मैंने कंप्लेन करी, इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ पे शायद उनके ऊपर कोई बहुत अच्छी कार्रवाई हुई जिससे वो लोग काफ़ी भड़क गए। शाम को जब वो घर आए तो मैं अपने घर पे ही था, मैं अपना काम कर रहा था। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है आजकल। तो वो लोग मेरे घर के बाहर आके गाली गलौज करने लग गए। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा भाई आप लोग गाली क्यों दे रहे हो? एक तो आप लोगों ने गलत काम किया, मैंने उसकी शिकायत की, अगर आपको कुछ बात करनी है आप बात करो। इतनी देर में उन्होंने क्या किया, मेरे पर लड़ना मारना चालू कर दिया। मेरे भाई और मेरे पिताजी भी साथ में आए पीछे। तब तक उनका घर भी मेरे घर के सामने ही है और उसके बगल में ही फैक्ट्री थी। अब तो तभी वो घर से ही करीबन 8-10 लोग डंडे लेके एकदम से उन्होंने हमला कर दिया हम पे। तो अभी तो मेरे 15 दिन हो गए। स्टिचेस यहाँ पे अगर देखेंगे आप थोड़ा अभी हाँ जी निशान, तो जी। वो करीबन 18 स्टिचेस मुझे आए थे। मेरे पिताजी जो सीनियर सिटीजन है, अराउंड 66 एज है उनकी, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ और मेरे भाई के भी पीछे सर में टाँके आए हैं 4-5। तो ये सब मैं सभी को ये फोटो दिखाना चाहूंगा, बेसिकली इस तरीके की आप ये लगा लीजिए कि इनको चोट आई थी उस समय। काफी बुरी तरीके से। जी, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके साथ किया गया था। अभी क्या पोजीशन है, अभी बताएं तो। अभी सर फैक्ट्री बंद हो चुकी है और डर के मारे उन्होंने फैक्ट्री बिल्कुल बंद कर दी है, चले गए। क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे मतलब मेरे जानने वाले बहुत लोग थे, वो सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो फैक्ट्री तो बंद हो गई। शायद उसके मालिक ने बोला होगा कि आप सील हो जाए, इससे बढ़िया आप लोग खाली कर दो। तो फैक्ट्री तो बिल्कुल तरह खाली हो गई है। पुलिस ने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करी, बट मुझे लगता नहीं कि वो उतनी सफिशिएंट थी। एक्चुअली जिस समय ये हुआ मुझे भी इतने कानून के बारे में पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। और जो भी हो रहा था मुझे, मतलब अगर मैं बताऊं, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब था। तो जो धाराएं लगी वो भी सही नहीं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो धाराएं लगी वो सही नहीं थी। और मतलब अभी वो लोग बेल पे बाहर हैं और उन्होंने मतलब सबके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ 1 या 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। जहां तक मुझे एक्चुअली पता नहीं चला कि वो कार्रवाई भी क्या की है। नहीं तो आपने बाई नेम किए थे क्या? बाई नेम आपने कंप्लेंट किए? सर हम लोग ना, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं होता। उन लोगों से हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि वो लोग, मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन कौन है, क्या नाम है उनके। मुझे किसी का नाम नहीं पता था। फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे बताया 2 लोगों के नाम, उन दोनों के नाम लिख दिए। और मैंने ये बोला कि और लोग भी थे, तो उन्होंने मतलब FIR ज्यादा लिखने से मना कर दिया। अच्छा। और रात के 1-2 बज रहे थे, तो मैं काफी चोटें भी लगी थी मुझे, और फिर सबकी चोटें लगी थी। तो मतलब हम इस हालत में नहीं थे कि कुछ और ज्यादा बोल पाए। और फिर आपको पता है थोड़ा क्या रवैया। नहीं तो क्या दोबारा से आपके बयान लिखे गए हैं? नहीं, दोबारा बयान नहीं लिखे गए। उस दिन रात को ही FIR हो गई थी। तो आप अपनी तरफ से एक बार लिख करके उन्हें दे सकते हैं कि ये उस दिन के इंसिडेंट में इतने लोग इन्वॉल्व थे जो FIR में दिखाए नहीं गए। आप उनको लिख के दीजिए, 161 के बयान में शामिल करना पड़ेगा उन्हें, उनकी मजबूरी हो जाएगी फिर।
अच्छा सर, मुझे अगर मैं सही बताऊं तो मुझे अभी भी सारे लोगों के नाम नहीं पता। आप लिख तो सकते हैं कि 5 लोग थे, 7 लोग थे, 10 लोग थे, हाँ जी, वो लिख के दीजिए। ठीक है सर। जी और क्या 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 दफाएं लगाई हैं? अ, मेडिकल की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी दफाओं में, धाराओं में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि ये परिवर्तन बाद में भी हो सकता है, बदल सकती है दवाएं। तो सर ये सभी 345 साथियों के लिए, सभी साथियों के लिए ये जानकारी है कि इनकेस आपने अगर एफआईआर कर रखी है और उसमें प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई उस समय, तो आप उसके बाद भी आप एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और उसके बाद वो धाराएं अपडेट करवा सकते हैं। बिल्कुल जी ठीक है। जी, थैंक यू सर। दूसरा एक चीज और कहेंगे, जो इसकी मेडिकल जांच हुई है, एमएलसी बनी है, उस हाँ पे जी, बनिए। डॉक्टरों ने, उसमें अभी तक डॉक्टरों ने कोई ओपिनियन नहीं दी होगी, दे दी है क्या? सर मैं एमएलसी रिपोर्ट मैंने जो आईओ थे उनसे मांगी, उन्होंने मना कर दिया देने से। मैं हॉस्पिटल भी गया, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन मैंने किसी परिचित से हॉस्पिटल से रिपोर्ट निकलवाई, तो उसमें मतलब डॉक्टर की राइटिंग मुझसे पढ़ी नहीं जा रही है। नहीं नहीं, नीचे नीचे लिखा होगा सिंपल ग्रीवियस, लास्ट में नीचे नेचर ऑफ इंजरी लिखा है, नेचर ऑफ इंजरी सिंपल या ग्रीवियस। ठीक है सर, वो देख लेंगे हम। हाँ, एक्चुअली ना चीजें आगे सर वो पढ़ा नहीं जा रहा, कोई उसमें बात लिखा नहीं। भी नहीं था। मेरा प्रमोद जी, कहने का मेरा कहने का मतलब है, 2 मिनट बता दूं। मेरा कहने का जी मतलब ये है कि धाराएं बाद में बदल सकती है, आपके बयान दोबारा हो सकते हैं। जी आपकी चोट के रिजल्ट को देखते हुए धाराएं अपने आप ही बदल जाती हैं, क्योंकि जो डॉक्टर अगर ग्रीवियस लिख देगा तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उसको सिंपल में दर्ज करे। तो आप उस ठीक। बात से बिल्कुल न रखें। और अगर घर के अंदर हुई है तो दफाएं अलग लगेंगी, घर के बाहर झगड़ा हुआ है तो दफाएं अलग लगेंगी। सर, घर के गेट पे हुई है बिल्कुल, नहीं, घर के अंदर तो नहीं हुई ना। ना अंदर नहीं हुई। झूठ नहीं बोलूंगा सर, नहीं हुई अंदर। हाँ, चलिए, जोशी थैंक यू जोशी प्रमोद जी। एक माफी चाहता हूं सर, एक सेकंड। हमारे साथ मनोज कंसाली जी भी जुड़े हुए हैं, ये कोंडली से, जो अब कुछ दिन पहले हमने ऑनलाइन इनकी शिकायत मतलब फेसबुक वगैरह पे जब डाली थी, जब हमें पता चला, तो उसके बाद साथ नि- में अंकल जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अंकल जी की थोड़ा सा मतलब वो वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार आप अपने बारे में बताएं कि आपके साथ क्या घटना हुई थी, ताकि हम दोनों का एक साथ उसके हिसाब से सवाल पूछ सके। सर भी इसमें गाइड कर ले, हमारे एडवोकेट साहब भी इसमें गाइड कर लेंगे कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। जी मनोज जी। नमस्कार सर। मैं पहले मेरा नाम मनोज कंसली है। मैं सारे पैनलिस्ट को पहले सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद सर मैं ब्रीफ में घटना बता देता हूं आपको कि 2 तारीख की बात है, 2 अगस्त की बात है। और 2 अगस्त को हमारी सोसाइटी में पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर एक टीम आई। वो टीम का ये मकसद था कि वो जो रेंटर है, कोई 15 अगस्त का टाइम है, कोई अराजक तत्व, कोई बैड एलिमेंट्स या कोई गुंडे तत्व हमारी सोसाइटी में तो नहीं है जो टेररिस्ट एक्टिविटी या इसी तरह की किसी घटना को हमारी सोसाइटी में सर्वे के लिए आई। जी। लेकिन वो टीम उन लोगों के साथ आई जो खुद ही इस सोसाइटी में, जिनका काम चोरियां करना, लोगों को पीटना, जबरन वसूली करना घर घर में जाकर, और जो बाहुबली हैं, यहाँ के जो दबंग हैं, कानपुर के विकास दुबे टाइप के लोगों के साथ वो पुलिस वाले जो अराजक तत्व हैं, जिनके कारण कोई इंसिडेंट घट सकता है, उन्हीं के साथ वो पुलिस वाले घरों में जाकर वेरिफिकेशन करने लगे। वेरिफिकेशन करते करते हमारे घर के सामने
एक बुजुर्ग रहते हैं, लगभग उनकी उम्र 70 साल है, उनका नाम है मदन सिंह गोसाई जी। वो उनके घर में पहुंचे और वेरिफिकेशन, उन्होंने जब डोर खोला है अपना, उन्होंने पूछा सर, वो एक पुलिस को देख के एकदम घबरा गया। हमारा पहाड़ी आदमी जो बहुत ही सीधा होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, पुलिस वालों का उसका आमना सामना रहता नहीं। विशेष सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं और हमारा किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल या अराजक तत्व या गुंडागर्दी में कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो पुलिस वालों को देख के थोड़ा सा डर गए कि सर आप ये पुलिस वाले मेरे घर में क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा भाई आप क्यों आए, किस अथॉरिटी से आप घूम रहे हैं। तो इतने में उनके साथ जो एक गार्ड था, जो उन बाहुबलियों का रखा हुआ है, जो जबरन वसूली करता है घर में, उसने बोला कि प्रधान जी ने इनको भेजा है और ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए। तो अंकल जी ने उनको रिप्लाई किया, मदन सिंह गोसाई पिछले 6-7 सालों से रह रहे हैं और पूरी सोसाइटी हमें जानती है, और ये जो सर्वे हो रहा है ये रेंटर की वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है, ना कि ऑनर की वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है। ऑनर की वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है। और आप किस अथॉरिटी से मेरे से ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसने ऑथराइज किया। तो कहते हैं हमें प्रधान ने भेजा है और हम प्रधान। तो उन अंकल जी ने पूछा कि भाई ये सोसाइटी जब से एस्टेब्लिश हुई है 9 साल में, ना तो यहाँ पे कोई इलेक्शन हुआ है, ना कोई सिस्टमेटिक RW है, और ना उसकी कोई बॉडी है, तो हमें तो पता ही नहीं पिछले 8-9 सालों में से प्रधान कौन है। तो इतने में वो जो दबंग था, जिसका नाम लक्की चौधरी उर्फ नरेंद्र कुमार उर्फ चौधरी करके वो अपने आप को लिखता है, फेमस नाम है उसका लक्की चौधरी, वो उसने सुना और वो अश्लील अभद्र भाषा का यूज करते हुए नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे अंकल जी रहते हैं, मदन सिंह गोसाई जी, वहां पर आया और अभद्रता करने लगा पुलिस वालों की उपस्थिति में। वहाँ तीन बीट कांस्टेबल थे, उनकी उपस्थिति में वो गालियां देता हुआ, मैं ऐसी गालियां दी है, यहाँ फैमिली बैठी है, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो उसने गालियां दी है। वो गालियां देता हुआ घर में घुसा कि तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, और तेरे को पता नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन। उन्होंने बोला, अंकल जी ने बोला भाई मैं तो ऑनर हूँ, ठीक है, वेरिफिकेशन तो रेंटर की हो रही है, तो मेरी क्यों की जा रही है। कह रहा तेरे को बताता हूँ। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं इनको कैमरे में दे रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। तो ये इनका नाम मदन सिंह गोसाई जी है, ठीक है, इनकी एज लगभग 70 साल है। इनको ये डायबिटिक है, इनको एक अटैक आ चुका है, हल्का सा आंशिक रूप में लकवाग्रस्त या आप बोल सकते पैरालाइज हो रखा है एक साइड। उन्होंने इनको ग्रेबान से पकड़कर थप्पड़ लगाए और धक्का देते हुए घर के अंदर घुस गए। वो घर के अंदर घुस गए तो इनके बीच बचाव में इनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी, मैं उनको वीडियो में ले रहा हूँ, आप इनको देखिए। नमस्ते। इनकी उम्र 65 साल है। हाँ, ये इनकी उम्र 65 साल है। ये इनके बीच बचाव में आई तो उन्होंने, वो लक्की चौधरी ने इनको धक्का देके दीवार की तरफ फेंक दिया। जब उसने और गालियां दी, गंदी गालियां दी, मारपीट करते हुए गंदी गालियां दी। इतने में उनका सुपुत्र, जिनका नाम पंकज सिंह गोसाई जी है, मैं इनको भी कैमरे में ले रहा हूँ प्लीज। ये पंकज सिंह गोसाई जी हैं। हाँ, इनको ये बीच बचाव में आए तो इनके साथ उसने मारपीट की और भद्दी गालियां दी और बोला कि उत्तराखंडियों को मैं घर से निकाल के मारूंगा। मेरा घर इनके सामने वाली बिल्डिंग में है, वहां तक आवाजें जा रही थी। मेरे को एक भाई ने फोन किया कि हमारे बुजुर्ग पिताजी के समान जो फादर फिगर हैं मदन सिंह गोसाई, उनको मारा जा रहा है, भाई आओ। मैं दौड़ता हुआ इनके पास आया। मैंने उससे पूछा भाई क्या बात है। तब तक ये नीचे उतर चुके थे अपने घरों से, जीने में नीचे उतर चुके थे। मैंने पूछा लक्की साहब बात क्या है, आप क्यों मार रहे थे बुजुर्ग आदमी के साथ, हाथापाई आप क्यों कर रहे हैं, आपको इतने बुजुर्ग आदमी के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए। इतने में उन्होंने इनको छोड़ के मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरी टी शर्ट फाड़ दी, मेरी शर्ट, और डंडा लेके गार्ड से डंडा छीन के, गार्ड से डंडों से मेरे हाथ पे प्रहार किया, मेरे पैर पे प्रहार किया, मेरी छाती पे उन्होंने डंडे से मारा।
ये सब घटना घटित हुई। उसके उपरांत हमने 100 नंबर में कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन हम बॉर्डर पे रहते हैं, नोएडा बॉर्डर पे, जिसके कारण हमारा कॉल नोएडा में जाके कनेक्ट होता है दिल्ली के बजाय। तो हबड़ा जी। दबड़ी में जब मेरे को लोगों ने बचाया उससे, और मेरे को थोड़ा सा मौका मिला अपनी जान बचाकर, तो मैंने तुरंत, मेरे पास HSO साहब राजीव कुमार जी का नंबर था, मैंने उनको कॉल किया कि सर हमारे साथ मारपीट हो रही है और हमारे को जान से मारा जा सकता है, कृपया हमारे को बचाएं, हमारे को बचाएं। इसके बाद पुलिस की जिप्सियां आई हैं, का बयान वर्णन करूं क्योंकि बहुत लंबा है, फिर आगे थाने में भी हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए सर। थाने में जाकर हमारे जी। साथ इतने अत्याचार हुए कि सर हम यहाँ से दोनों बुजुर्ग आदमी, मैं और लक्की चौधरी, जी सर, जी सर, मैं कंटिन्यू रखूं सर के? हेलो नहीं, अभी 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 आपको कुछ क्या हेलो दिक्कत है, क्या पूछना सर, क्या आपको चाहते मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर आपको मेरी बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है, है? बिल्कुल आ रही है। आप थोड़ा अभी ये बताएं स्टेटस क्या है अभी आपके केस का? सर मैं आगे की, मैं अपनी कार, जी आप अपने केस का स्टेटस, अभी सर लेटेस्ट मैं स्टेटस क्या है स्टेटस आपके केस बताता हूँ, में? उससे पहले मैं पुलिस ने जी क्या सर संज्ञान लिया और क्या कहते हैं मैं कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है? आप थोड़ा प्लीज इसको बताएंगे? जी सर, जी सर मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सर पहले तो मैं थाने का बता दूं कि हमारे को थाने ले जाया गया, हमारे को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया किसी भी पुलिस वाले ने, पुलिस प्रशासन पूरा बिका हुआ था, और सुबह 4 बजे तक बैठाया गया, हमारा मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया, उल्टा हम पे बोला गया कि लीगल, पुलिस द्वारा कि हम पे लीगल एक्शन लिए जाएंगे, जबकि जो कल्प्रिट था, हमें लग रहा था हम कल्प्रिट हैं, जबकि हम विक्टिम थे, हमें लग रहा था हम कल्प्रिट को 5 मिनट के अंदर, हार्डली 5 मिनट, 20 से 25 मिनट के अंदर कल्प्रिट को अपने घर भेज दिया गया। आपकी मुलाकात, वो अपने घर में जाके सोया रहा, और मैं, आपकी मुलाकात और ये DCP बुजुर्ग साहब से भी हुई आदमी है? मदन सिंह गोसाई जी, हम दोनों को, जी सर, ये आपकी मैं मुलाकात सर मैं DCP आगे से, उसी में आना चाह रहा था सर। हाँ, सर हमारी मुलाकात डीसीपी साहब से नहीं हुई है, हमारी मुलाकात एडिशनल डीसीपी संजय सहरावत जी से हुई है सर, जो पड़पड़गंज में बैठते हैं सर। हाँ, बिल्कुल ठीक। सर मैं उसी में नहीं, आ रहा हूँ, उनके द्वारा जो आश्वासन दिए गए वो भी पूरे नहीं हुए, अभी तक वो भी पूरे नहीं हुए हैं सर, उनके द्वारा जो आश्वासन दिए गए। अच्छा, तो अभी जो और सर जो थाने में हमारे साथ हुआ है उसके बाद मैं वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं सर? बिल्कुल बताइए सर। वही बता रहा था सर मैं कि थाने में जब हमारे हाँ सर, जब थाने में हमने कहा सर हमारी बयान दर्ज कर दो, तो बड़ी मुश्किल के बाद, पहले तो वो टाल मटोल करते रहे, उन्होंने कहा रिटर्न में दे दो, हमने रिटर्न में रिसीविंग ली है, पहले हमारी एमएलसी करवाई है, तो उन्होंने बोला अच्छा आपकी एमएलसी नहीं हो तो जाओ एमएलसी करवाओ। तो सर कायदे से मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है, एमएलसी हम पुलिस के साथ जाते हैं, अगर स्टेशन में पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाती है, उन्होंने हमें ना तो कोई पुलिस प्रोवाइड करवाई ना गाड़ी प्रोवाइड कराई, हम सर अपनी गाड़ी में लाल बहादुर शास्त्री गए, वहां जाकर जब हमने एमएलसी करवानी चाहिए तो उन्होंने हमें बोला कि विदाउट पुलिस वाले आप एमएलसी अपनी दर्ज नहीं करवा सकते। यहाँ पे कुछ लोग थाने में खड़े थे, उन्हें कॉल किया कि ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों के बगैर हमारी एमएलसी नहीं होगी। उन्होंने एसएचओ साहब से संपर्क किया, बोलिए एसएचओ साहब ने बोला कि भाई वहां पे आईओ और हमने पुलिस वाले भेजे हुए हैं। हाँ, तो हमने फिर सर्च किया, हमने कहा 1 घंटे से हमारे साथ खड़े थे पुलिस वाले, क्योंकि वो हॉस्पिटल है तो वहाँ बहुत सारे केस आते हैं, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के चाकू लगे हुए, तो पुलिस, तो हमें पता नहीं था ये हमारे साथ है, पर वो 1 घंटे से हमारे साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने हमारा संज्ञान नहीं लिया, हमारे बारे में पूछताछ। जब हमें वहां से पता चला कि कोई अशोक कुमार है, वो हमारी एमएलसी के लिए आए, तो मैंने उनसे जब नाम प्लेट उनका मैंने पढ़ा, मैंने सर आप न्यू अशोकनगर थाना से हमारे साथ एमएलसी के लिए आए? कह रहे हाँ मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। मैं कहा सर आप ढूंढ, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता आप ढूंढ रहे थे कि नहीं थे, पर हमारी एमएलसी करवा दीजिए। उसके बाद अंकल जी मदन सिंह गोसाई जी और मेरी एमएलसी हुई है। एमएलसी होने के बाद हमें फिर आईओ से मिलाया गया, जो गाड़ी में बैठा था रेड कलर की सेंट्रो, उनका नाम कुलदीप सिंह है, वो गाड़ी से बाहर भी नहीं आए सर, उन्होंने इवन अपना दरवाजा भी, अपना शीशा भी नहीं खोला गाड़ी का हमसे बात करने के लिए। तो मैंने नॉक किया बड़ी देर तक, तो 15 मिनट बाद उन्होंने कहा हाँ क्या है? मैंने कहा सर मैं
न्यू अशोकनगर थाने से आया हूँ, घटना यही है, हमें बताया गया आप आईओ है हमारे इसके। उन्होंने बोला हाँ हाँ अभी मैं बिजी हूँ, मैं दूसरे केस में बिजी हूँ, आप वापस थाने आ गए। तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो वो आए नहीं थे। उसके बाद मैंने बोला कि ये बुजुर्ग आदमी है मेरे साथ, ठीक है, ये डायबिटिक है, इनको खाना खा के गोली खानी होती है, ये नहीं तो यहीं पे चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे। तो पुलिस वालों ने हमसे बोला आप झूठ बोल रहे हैं, तो हट्टे कट्टे हैं, ये हट्टे कट्टे आदमी हैं और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि ये डायबिटिक और गिर जाएंगे। मैंने सर इनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी क्या मुझे यहाँ पे? तो कह रहे नहीं नहीं आपको बैठना पड़ेगा, आईओ आएगा, आपका बयान लेगा, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा दोनों। तो मैंने कहा सर ठीक है, हम तो यहाँ 8 बजे से बैठे हैं, 1 बज गया, हमारा बयान लिया जाएगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, जो कल्प्रिट है, उसको आपने 8 बजे घर कैसे भेज दिया और हमें आपने थाने में बैठा रखा है? इसका सर वीवीआईपी ट्रीटमेंट बोलते हैं ना जिसे, सर उन लोगों को जो कल्प्रिट है उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया वहां के एसएचओ द्वारा, जो राजकुमार जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, सॉरी उनका नाम राजीव कुमार जी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया सर। उसके बाद जब वो उनको लगा कि ये गुस्से में है, तो उन्होंने बोला अंकल जी को हम भेज रहे हैं घर पे, आप यहाँ से हिलोगे नहीं, आप यहीं बैठोगे। सर मैं भूखा प्यासा वहां बैठा रहा, वो जो कल्प्रिट है वो अपने घर में एसी चला के खाना खा के सो रहा था, अंकल जी को घर भेजा गया। मैंने कहा हमारी कम से कम एफआईआर तो दर्ज कर लो। हाँ अभी आईओ साहब आएंगे, अभी आए सर। 3:30 बजे के करीब आईओ साहब आए थाने के बाहर, और थाने के बाहर से ही निकल गए, उन्होंने हमारे बयान नहीं लिए, वो थाने के बाहर से ही गाड़ी लेके और वहीं से ही बाहर चले गए। मैंने सर हमारे बयान तो ले लो। उन्होंने कहा मैं अभी बहुत सीरियस केस में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी आपके बयान नहीं ले सकता, मैं कल सुबह आना, कल सुबह आपके बयान लूंगा। तो उसके बाद हम वहां पे खड़े रहे, तो हमारा ही वीडियो बनाना चालू कर दिया पुलिस वालों ने। जो पुलिस वाले आए थे आपके साथ, उनके नाम पता है आपको? जो पहले, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा मुझे। हेलो, जो पुलिस वाले पहले आए थे उनके किसी जो के यहाँ पे कुछ बीच पता है? कांस्टेबल है, एक का नाम मेरे को याद है राजकुमार, एक का नाम राजकुमार था, हाँ, जो एक का नवीन चौधरी था, एक राजकुमार था, और एक हाँ हाँ सर, एक का नाम राजकुमार था, एक का नाम नवीन चौधरी था सर। देखिए आपकी 3 लोग थे, तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा सर। परेशानी खत्म नहीं हुई ना सर। नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा आए, हमारे को मतलब एंटरटेन नहीं किया गया नेक्स्ट डे भी। जब हमारे को एंटरटेन नहीं किया गया तो फिर हमने डीसीपी साहब से बात करी। फिर डीसीपी साहब के जब कॉल्स आए हैं एसएचओ श्री राजीव कुमार जी के पास, तो उन्होंने फिर जाके हमारा बोला कि हम आपका एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, अपना बयान रजिस्टर करवा दो। सर फिर मनोज जी आपके एफआईआर अभी रजिस्टर्ड हुई है बयान रजिस्टर करने के लिए मेरे को वहां पे एंटर नहीं करने दे गया मुझे। जी एफआईआर हो चुकी है मनोज जी की। सर मैं वही बता रहा हूँ सर कि हम जब दूसरे कमरे में गए तो मेरे को मनोज जी आपकी आवाज ना कट के आ रही है, तो मैं जल्दी थोड़ा डिटेल में सर थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहा हूँ। पुलिस नेटवर्क प्रॉब्लम है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन और बताना चाह रहा हूँ कि जब स्टेटमेंट जी आवाज नहीं आ रही जी। अच्छा जी, आप आ रही है मेरी आवाज? हेलो, उनके पास लेट जा रही है। हेलो मनोज जी आपकी आवाज काफी कट रही है। मनोज जी आपकी आवाज में ब्लर आ रहा है, ब्लर बहुत ज्यादा। मैं यहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। मनोज जी मैं आपकी तरफ से ब्रीफ कर देता हूँ जितना मेरे को जानकारी है, तो आप बता दीजिएगा अगर कोई गलती। हेलो जी अजय जी आप बोलिए। जी 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 मनोज जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो साथियों बात ये है कि जिस तरीके से मनोज जी ने बताई अपनी परेशानी कि घर पे जाके कोई अपनी ही कॉलोनी के दबंग आदमी, पुलिस साथ में है और उनके होते हुए भी 3 पुलिस साथ में थे और उनके होते हुए भी मारपीट करी, और उनके बाद इनको किस तरीके से परेशान किया गया एमएलसी के लिए भी, और एफआईआर ना लिखना, और उसके बाद आपको मतलब अपने
माफी चाहता हूँ। आपको फिर अपने अपने एंड पे समाज के साथ मिलके जाना पड़ता है, डीसीपी साहब तक पहुंचना पड़ता है, और तब जाके कोई प्रेशर बनता है और फिर एफआईआर होती है। उसमें भी अभी जो इनके साथ कमिटमेंट की गई थी कि जो आपका केस बनता है 351 आई थिंक वो था, तो 351 को 352 जोड़ दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। और अभी भी जो इनके साथ मतलब जो बेसिकली कल्प्रिट थे या जो जो जिन्होंने मारपीट करी, वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। और जब इन्होंने बात करी एसएचओ साहब से कि सर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो तो भाग चुके हैं। इन्होंने आईओ को फोन किया, आईओ बताते हैं कि नहीं, वो तो बेल पे बाहर आ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा रहा है। एक है कि जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित हैं, वो किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, और दूसरा है जो कि जिन्होंने अपराध किया, घर में घुस के बड़े बुजुर्गों पे हाथ उठाया, उनको परेशान किया, उनको किस तरीके से पुलिस की तरफ से ट्रीट किया जाता है। और जहां तक है इसी तरीके का जो बिहेव है, चाहे वो मैं पुलिस का कहूं, चाहे प्रशासन का कहूं, चाहे इवन कानूनी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे एडवोकेट्स के कहें, चाहे फिर न्यायालय के कहें, इन सभी जो परेशानियां होती है, इन सभी के चलते जहां तक है हमारा उत्तराखंड समाज का बंदा बहुत सोच समझ के इन चीजों में आगे बढ़ता है। तो जोशी जी, जोशी मैम, मैं आपसे आगे के सवाल लेना चाहूंगा। इस तरीके से ये हमारे सामने घटनाएं आपने देख ली जो लाइव हैं, जिनके साथ घटनाएं घटी। तो जोशी मैम, आप कृपया आगे जो हमारे सवाल हैं, किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, तो आप कृपया आगे प्रोसीड करें। थैंक यू। जी 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 जी। सतीश जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक जो पीड़ित है उसको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस में एफआईआर जो है वो सही धाराएं किस तरीके से वो लगाए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किससे पूछ रहे हैं आप? मुझसे? हाँ जी सतीश जी, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, जो भी आपने 100 नंबर पे कॉल किया है उसमें आपने हालात बताए हैं, जिसको कि एफआईआर को उसी को में कन्वर्ट किया जाता है, वही एफआईआर की मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। कि आपने जो बताया पहले 100 नंबर पे कि मेरे घर में कुछ लोग घुस गए हैं, मारपीट कर रहे हैं, मेरे को चोट पहुंचा रहे हैं, वो बाद में जो बयान लिखे जाते हैं, अक्सर होता क्या है कि हम जब बयान दे रहे होते हैं तो पढ़ते नहीं है, साइन कर देते हैं पुलिस वाले, ये तो करवा लेते हैं या हम कर देते हैं अनभिज्ञता में। उस सारा कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपने क्या बयान लिखा है। यहाँ भी यही हुआ होगा। जो घर में घुसने का जो आप बता रहे हैं कि घर में घुसे, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि उस जो इनके बयानों में होगा वो ये नहीं होगा कि मेरे घर के अंदर घुसे, नहीं तो वो 452 वगैरह घर के अंदर नहीं, बाहर हाउस ट्रेसपास का नहीं तो लगता नॉन बेलेबल हो जाता। ये झगड़ा जो हुआ है मेरे हिसाब से घर के दरवाजे के बाहर हुआ है। दूसरा पुलिस वालों के संज्ञान में सामने खड़े होते हुआ है, कोई दरवाजे के पास दरवाजे। जी सतीश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने भी बताया, वैसे ही मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि पुलिस ही केस को हल्का कर देती है, जैसा कि प्रमोद नेगी जी के केस में भी ऐसे ही हुआ कुछ थोड़ा बहुत। तो इसमें हम क्या एक्शन ले सकते हैं? अगर हम अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात तो मैंने उनको बताई कि जैसी मेडिकल की रिपोर्ट होगी उसके बेस पे ही एफआईआर की दफाएं बदलेगी। अगर शुरू में क्या होता है, जैसे मर्डर केस भी हो जाता है, तो शुरू में जब तक सांस चल रही होती है 307 ही करते हैं, आपको पता होगा, आपकी वकालत में सब कुछ है। जब वो डेथ हो जाती है, डेथ डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि डेथ हो गई, तब 302 कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली इस केस में सिंपल इंसिडेंट में, सिंपल इंजरी में बेलेबल ऑफेंसेस है और ग्रीवियस इंजरी में बेलेबल नहीं है। ग्रीवियस कब होगी? जब एमएलसी पे डॉक्टर हमें ओपिनियन दे देगा। इनके केस में जो पहले नेगी जी के केस में हुआ, यही हुआ कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या मिली अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरे केस में ये है कि इनके घर के बाहर झगड़ा हुआ या अंदर हुआ, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। इसमें मैं आपको एक छोटा सा सजेशन सबके लिए दूंगा कि एक दिल्ली पुलिस की अपनी साइट भी है, साइट पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कमिश्नर साहब का नंबर है cp-sn श्रीवास्तव cp.sn-srivastava@delhi police, इस पे भी कर सकते हैं। या फिर 1064 नंबर है विजिलेंस ब्रांच का,
इसमें अगर आपकी सुनवाई ढंग से नहीं हो रही है तो आप विजिलेंस ब्रांच को डायरेक्ट, विजिलेंस का कंट्रोल रूम नंबर है 1064, उसमें आप लिखवा सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे कंप्लेंट की थी और हमारी नहीं लिखी गई, सुनवाई नहीं हो रही हमारी, तो एकदम से विजिलेंस की टीम एक्शन में आ जाती है। अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं इसमें। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कितने दिनों बाद, एक्चुअली मेरे साथ जो घटना हुई वो 22 जुलाई की नहीं है, तो अभी काफी समय आप मेरे को बताइए ना, एमएलसी पे रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये अब क्लियर मुझे भी नहीं पता। सर रिपोर्ट आ गई है। देखिए जो वारदात हुई मेरे के बिल्कुल घर के गेट पे हुई, हालांकि हम दोनों घर आमने सामने ही है, उनका जो दूसरी पार्टी है उनका घर मेरे घर के सामने ही है, घर के बाहर गेट पे ही हुआ जो हुआ। और सर एमएलसी की रिपोर्ट मुझे मिली नहीं। मैंने जो आयु साहब थे उनसे भी मिला, उनसे बात करी तो उन्होंने मना कर दिया। मैं एसीपी साहब से मिला, वो भी अपने उत्तराखंड के ही हैं, बट उन्होंने भी, वो थोड़ा जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा आपसे। मैं एसीपी साहब से 2 बार मिला हूँ। हरीश कुकरेती कुकरेती जी बहुत बढ़िया ऑफिसर है वो। तो आप बहुत अच्छे, आप कल हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कल आप सिर्फ उनकी वजह से ही फिर मिलिए जाके। हाँ जी कि सर। हमें एमएलसी की रिपोर्ट नहीं दे रहे। जी। ये अफसर इसीलिए बैठे होते हैं, हम लोग वहां इसीलिए बैठते हैं कि आपकी कहीं आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करवाएं। ये इसलिए नहीं कि हम पहाड़ी उत्तराखंडी हैं या वो, क्योंकि मैं भी बहुत इलाकों में रहा हूँ, तो हमारा बैठने का काम यही होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन तो हम नहीं करते, लेकिन हम अपने नीचे सबॉर्डिनेट स्टाफ को ठीक करते रहते हैं। जी। आप हरीश कुकरेती जी से मिलिए, कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे से बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। सर जी इसमें सर मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? सॉरी। हाँ बोलिए। सर जब हमारे को थाने में स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए ले जाया गया तो मेरे को बाहर ही खड़ा कर दिया गया। अंकल जी को अंदर ले गए, ठीक है। और अंकल जी को अंदर ले जा करके पुलिस वालों ने जो वाक्य घटित हुआ था वो हटा के कुछ और ही लिखवा दिया वहां पे कि हम दोनों आ रहे थे रोड से राशन लेके, हम रोड से राशन लेके आ रहे थे, गेट में गार्ड ने पेपर्स मांगे और हमारे पास गाड़ी में स्टिकर नहीं लगा हुआ था प्रॉपर, इसलिए हमारे को सोसाइटी में इन नहीं करने दिया जा रहा था। वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरे को इन नहीं करने दे रहे थे, तो मैंने कहा सर मेरे को एटलीस्ट स्टेटमेंट तो पढ़ने दीजिए, आप लोग क्या बयान दर्ज करवा रहे हैं वो तो पढ़ने। कहते आप कौन होते हैं बयान पढ़ने वाले, आपको बयान क्यों पढ़वा। मैंने कहा सर मैं पीड़ित हूँ, मुझे मारा गया है, मुझे एटलीस्ट आप कम से कम बयान तो दिखा दो जो आप लिख रहे हैं। तो जब मैंने बयान उठा के देखा तो सर मैंने कहा सर ये तो घटित ही नहीं हुआ, ये तो घर के अंदर घुस के मारने की घटना है, रोड में तो कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है सर। तो मेरे से कह रहे नहीं सर, वो एसएचओ साहब ने बोला है कि इससे क्या होगा कि आप अच्छी धाराएं लगा पाओगे और लक्की चौधरी हमेशा के लिए जेल चला जाएगा, उसके ऊपर अच्छी फॉर्म धाराएं लग पाएंगी, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। मैंने कहा नहीं सर, हमें कोई भी फेक स्टेटमेंट नहीं लिखवाना है, जो एक्चुअल घटना घटित हुई है हमें वही चाहिए, हमें दूसरा। तो सर पुलिस वाले ने वो पेपर उठा के अपनी जेब में उठाया और वो वहां से बाहर चला गया, मुझे कहते हुए कि आप खुद ही लिख लीजिए स्टेटमेंट अपनी। तो सर यहाँ तक हमारे साथ इन्होंने करने की कोशिश की सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत किया उन्होंने। आप पहले बयान को जरूर पढ़ें और पढ़ करके दें। जो आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो उन्होंने दफाएं लगाई हैं वो मैं मानता हूँ हल्की दफा लगा रखी है, बाद में उन्होंने शायद 352 ऐड की है। नहीं सर 452 उन्होंने ऐड करी है, पर अभी हुई है कि नहीं हुई है हमें नहीं पता, क्योंकि एसएचओ साहब यहाँ पे आए हुए थे, घर पे आए हुए थे एसएचओ साहब। तो उस दिन तक ना तो एसएचओ साहब, जबकि हमारे से बात हुई थी कि डीसीपी साहब हमारे घर पे, एडिशनल डीसीपी संजय सहरावत जी हमारे घर पे आके हमसे पूछेंगे कि सब ठीक है कि नहीं, लेकिन उन्होंने एसएचओ राजीव कुमार जी को ही हमारे घर भेज दिया जिनसे हमें दिक्कत हो रही थी, ठीक है। अच्छा। और ना तो उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना वो जो बीट कांस्टेबल 3 यहाँ पे आए हुए थे घर पे उनको बोला गया लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन कुछ मेरे को दिखा नहीं। एक मेरे को भी सोसाइटी में घूमता हुआ दिख रहा है उन तीनों में से। प्लस हमें बोला गया था 452 लग जाएगी, तो 452 मेरे को नहीं सर, मैं इतना कानूनी जानकार नहीं हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग शायद इनको जेल में होना चाहिए था या कस्टडी में होना चाहिए था पुलिस की, लेकिन ये घर में बैठे हुए हैं। जो कल्प्रिट है वो अपने घर पे बैठा हुआ आज की डेट में। कल और हमसे एसएचओ ने बोला कि वो फरार है, लेकिन वो फरार नहीं था, वो अपने घर पे था। और हम जब आईओ से बात में करी रिगार्डिंग, तो आईओ ने कहा मैं अभी कुछ फोर्स भेजता हूँ, अगर घर पे है
तो मैं पता करके उसको पकड़वाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोबारा हमने आईओ को कॉल किया तो उसने बोला कि वो तो बेल पे है। मतलब एसएचओ को ये नहीं पता कि कल्प्रिट बेल पे बाहर है। नहीं ये नहीं, कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सुनिए आप, जी सर, अगर जी अगर सर, कानूनी धाराएं अगर जमानती हैं तो जमानत होगी, अगर कानूनी जी। धाराएं गैर जमानती हैं तो गैर जमानती होगा, फिर अदालत से जमानत होती है। अभी जी। तक जो आपके केसेस में दफाएं लगी थी, जो मेरे को भी पता है, क्योंकि कई लोग गए थे जो डीसीपी के पास, एडिशनल डीसीपी के पास मिलने के यस, लिए, तो यस, यस, आपके आपके केस को मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। दिनेश बिष्ट जी 1 यूके वाले जो है, इन्होंने मेरे को उसी टाइम जी, टेलीफोन कर दिया था और मैंने उसी टाइम एसएचओ से बात कर ली थी। ये तो रहा मेरा व्यक्तिगत मदद करने का वो मामला। ऑफिशियल में बिल्कुल 452 आपके में बाद में लगी है, जो आप डीसीपी से मिल ली है। 452 यस गैर सर। गैर जमानती धारा है, उसमें दोबारा अरेस्ट होके अदालत भेजी जाएंगे। ये तो सर वही तो अभी घर पे ही बैठा वो हाँ, एश्योरेंस वो आज ये की कल डेट में घर पे बैठा सर। आप दोबारा एसएचओ से जाके मिलिए, उनसे कहिए कि 452 ऐड हुई है, एफआईआर की कॉपी आपका हक बनता है, आप एफआईआर की कॉपी लीजिए। 452 ऐड की हुई एफआईआर की कॉपी आप ले सकते हैं। आपका सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होगा, बयान दोबारा से लिखा जाएगा सारा, बाकी वकील साहब आपको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक। जी जी। भुवन जी। यशोदा मैम, तो सर हमें हाँ भी जी। मतलब आप कह रहे हैं कि थाने थैंक यू मनोज जी देखिए समय की हमारे पास बहुत कमी है और आज हमारे पास बहुत इस तरीके के सवाल हैं। आपके केस का स्टडी सभी को अभी पता चल गया कि केस क्या था और उसका स्टेटस क्या है। ऐसे ही प्रमोद जी के बारे में भी हमें पता चल चुका है कि केस क्या हुआ, घटना क्या थी और अभी स्टेटस क्या है। तो अब इसके बीच में जो कानूनी दाव पेच है, जहां पे पुलिस प्रशासन की तरह से कमियां रही हैं, या फिर कानून में हम कहां पे हम लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ये हम लीगली हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, उनके बारे में हम सवाल सीधे जोशी जी से भी करेंगे और नौडियाल जी से भी करेंगे। तो ताकि हमारे जितने भी और साथी हैं उनको सभी जानकारियां ये मिल सके और हम इस तरीके की सिचुएशन में फर्दर ना फंसे। फर्दर जब भी फंसे, किसी प्रकार की अनहोनी होती है, किसी प्रकार की घटनाएं होती है, तो हमारे पास हमारी जानकारी हमारे साथ रहे कि हमें क्या स्टेप्स करने हैं और उस जानकारी के तहत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जी जोशी जी, जोशी मैम कृपया आप सवाल कीजिए हमारे एडवोकेट साहब से। काफी जी देर जी से इंतजार। भुवन जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यदि अगर हमारी कोई गलती नहीं भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे आस पड़ोस में या पड़ोसी से अगर झगड़ा हो जाता है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, क्या फर्स्ट करें ऑफ ऐसा ऑल तो? मैं काफी देर से चीजें सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ पर है। देखिए, कानून में दो चीजें दी गई हैं, एक संज्ञेय अपराध दिया गया है और एक असंज्ञेय अपराध दिया गया है। ठीक है, हम बेसिकली देखते हैं मार पिटाई, झगड़ा, गाली गलौज, इस चीज को इशू, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, हल्का फुल्का चांटा धक्का मुक्की चीजें हो जाती हैं, तो हम उसमें तुरंत पुलिस स्टेशन भागते हैं। हम चाहते हैं कि भाई पुलिस इस पे एक्शन ले, एफआईआर ले और इसको अरेस्ट करे, इसको जेल भेजे, तिहाड़ डाले, सब कुछ करे। और जहाँ पे ये हम लीगल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमें पता है, और पुलिस अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो भी उनको भी पता है कि ये एक संज्ञेय अपराध है। एक असंज्ञेय और एक संज्ञेय अपराध का फर्क ये है कि क्या कहते हैं, उसमें एफआईआर नहीं होती। ठीक है, और मारा पीटा, हल्की धक्का मुक्की, लड़ाई गाली गलौज, इस चीज में एफआईआर नहीं होती। इस चीज में कंप्लेंट फाइल होती है, कंप्लेंट के थ्रू आप कोर्ट के थ्रू इस पे संज्ञान ले सकते हैं। बट लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी प्रमोद नेगी जी ने बताया, इनके 14 टांके आए हैं, स्टिचेस हैं, इनके 14 स्टिचेस हैं। और ये अभी सतीश सर ने भी बताया कि डिपेंड लॉ पे तब करता है, एक घर के अंदर एक्शन अलग हो जाता है, घर से बाहर वही चीज हुई हो तो उसमें सेक्शन बदल जाते हैं। तो हमारा जो एक हमें अवेयरनेस की जो जरूरत है वो ये है कि दो तरह के हमारे जो अपराध हैं, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय अपराध जो हैं, उस चीज को हमें समझना जरूरी है। तो उसी चीज पे आज का जो विषय है, मैं उसको चीज को सेक्शन और चीजों को थोड़ा सा खोलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेती। जब पुलिस के पास जी बिल्कुल पुलिस के पास जब आप जाते हैं, आप बताते हैं कि मेरा पड़ोसी से झगड़ा हुआ, मार पिटाई हो गई, गाली गलौज हो गया, इवन उसने थप्पड़ मारा, घूसा मारा, कुछ भी करा,
तो उस पे पुलिस आपकी कंप्लेंट ले लेती है, उस पे आपको कंप्लेंट करके दे देगी, बट उस पे एफआईआर नहीं करेगी, पुलिस के अधीन वो चीज नहीं है। तो हम कहते हैं कि पुलिस बिक गई, पुलिस नहीं है, पुलिस करप्ट है, पुलिस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस भी अपनी ड्यूटी करती है, पुलिस को भी अपनी रिपोर्ट देनी होती है, सारी चीज। जैसे एफआईआर होती है, जिस कॉन्जेनेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद उस पर पुलिस संज्ञान लेती है। अगर कुछ बयान ऐसे हुए हैं, जैसे कि प्रमोद जी ने बताया, मनोज जी ने बताया हम सबको कि मेरे बयान हुए, उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसा नहीं था, वैसा था। देखिए, ये तो आप कोर्ट में भी जाके आपको जज साहब को बता सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब को बता सकते हैं कि सर ये जो आप ये ऐसा हुआ, ये ऐसी घटना नहीं थी, ये ऐसा हुआ है। और उसके लिए एक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसके आधार पे आपके सप्लीमेंट्री एफआईआर होती है और उसके बाद चार्जशीट दोबारा फाइल होती है। वो सारे सेक्शन अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है कानून की। और लेकिन उससे पहले हमारा एक मेडिकल, बहुत जो एमएलसी होता है, उसका रिपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमएलसी रिपोर्ट के बिना हम क्या कहते हैं, केस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। और डॉक्टर के मेडिकल पे डिपेंड होता है कि आपको ग्रेवी इंजरी है, हैवी इंजरी है, या फिर नॉर्मल इंजरी है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एमएलसी रिपोर्ट। और जी अगला माफी क्वेश्चन। हाँ जी, जोशी जी, यहीं पे हाँ जी, क्लियर बोलिए कर बोलिए। लेते हैं। बोलो हाँ जी। बोलिए। जैसे एमएलसी है, डॉक्टर के अंडर में ये रिपोर्ट होती है। अगर वहां से डॉक्टर ही विक्टिम को, मतलब जो कल्प्रिट है, उनको जानता हो, उनको फोन कर दिया और अपने हिसाब से फिर अगर उन्होंने लिख दिया, तो यहाँ पे एक आम आदमी के पास क्या अधिकार है? इसमें आम आदमी के पास अधिकार है कि दोबारा से अप्लाई कर सकता है। एमएलसी दोबारा करवा सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एमएलसी दोबारा से करवा, गवर्नमेंट का वैलिड है सिर्फ ना। ये नहीं कि गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट का जो डॉक्टर होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होगा, वो आपकी जो एमएलसी दोबारा से देगा, उस आधार पे आप एफआईआर दोबारा से अपनी अपग्रेड करा सकते हैं। जी सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे मेरे केस में मुझे एमएलसी रिपोर्ट नहीं मिली, मैंने कई बार आईओ साहब को बोला, सबको बोला, लेकिन उन्होंने कहा एमएलसी नंबर उसमें मेंशन है मेरी एफआईआर में, आपको एमएलसी की रिपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मैं कैसे पता करूं कि मेरी एमएलसी में लिखा क्या है? आपका केस कोर्ट में आ चुका है क्या प्रमोद जी? नहीं, अभी नहीं आया। अभी का तो ताजा केस है इनका। या तो या देखिए, मैं फिर से, शायद आप उस टाइम थे नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके के इनके सिर पे चोट थी उस टाइम। ये हैवी इंजरी है जी जी। अच्छा, ये मैं प्रमोद जी से पूछना चाहूंगा, ये जो आपके साथ इतना हुआ हादसा, ये घर के अंदर हुआ या घर के बाहर हुआ? सर, घर के बाहर, बिल्कुल गेट पे हुआ। वही चीज है, सेक्शन चेंज हो जाता है। घर के अंदर होता तो इसमें नॉन बेलेबल चीजें जुड़ जाती इसमें। इनके फादर का भी हार्ट टूटा हुआ है। हाँ, फादर का हार्ट टूटा हुआ, सीनियर रीजन है, 66 ईयर। हाँ, तो 325 की धारा हो जाएगी ना उसमें। अगर सेक्शन 325 326 ग्रीवियस हो जाता तो हाँ जी, वो लगी हुई है इसमें नेगी जी, आप एक काम कीजिए, कल डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ ड्यूटी कांस्टेबल बैठे होते हैं जी। ड्यूटी कांस्टेबल हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी कांस्टेबल है जी। अपना एमएलसी ले जाकर के उनसे कहिए कि इसका रिजल्ट चाहिए हमें। वैसे तो आईओ का काम है लेना, अभी चल जी। वैसे तो आईओ का काम है लेना, हाँ। और डॉक्टर की ड्यूटी है देना जी। तो अगर नहीं मिलता है, आप थोड़ा इंटरेस्टेड है, किसी को मिल लीजिए, वहां पे जाकर के ड्यूटी कांस्टेबल होते हैं, वो बता देंगे। अगर आपको प्रमोद जी इस चीज में भी घुमाया जा रहा है, आपको मेडिकल एमएलसी रिपोर्ट नहीं मिल रही, एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही, चार्जशीट की कॉपी नहीं मिल रही, तो आप इसके लिए हॉस्पिटल या डीसीपी या एसीपी ऑफिस में अपनी आरटीआई लगा सकते हैं। जी जी। वैसे मुझे एफआईआर की कॉपी तो मिल गई, खाली एमएलसी की नहीं मिली। एमएलसी अगर आपको अगर ज्यादा वक्त लगा रहे हैं और केस आपका नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए आप मेडिकल पे या मेडिकल हॉस्पिटल पे या फिर एसीपी या डीसीपी ऑफिस में आरटीआई लगा सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। जी जी। मिल जाती है। मेरा जोशी जी, मेरा कहना है कि मिल जाती है 10-15 दिन मिल जाती है सर, थोड़ा सा बस वही है कि थोड़ा सा बहुत नहीं, कई केसेस में देर होती है, बहुत देर हो जाती है कई केसेस में, लेकिन अक्सर केस तरीके का है ना। सर मैं छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। आजकल एक्चुअली क्या हो रहा है, कोरोना के चक्कर में हॉस्पिटल के डॉक्टरों की हालत बहुत बुरी चल रही है। इवन पुलिस वालों की भी हालत थोड़ी सी टाइट चल रही है इस समय। ये चीज क्योंकि हम देख रहे हैं तो हम समझते हैं इस चीज को, तो इसी चक्कर में भी हो सकता है कि लेट हो रहा हो।
अदरवाइज बिल्कुल। आपकी जैसे भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, आपकी उचित कार्रवाई पुलिस करेगी और कानून करेगा। जी जी थैंक यू सर। भुवन जी अगला, हाँ जी भुवन जी अगला क्वेश्चन भी मेरा आपसे यही है कि क्या एक जो पीड़ित है वो कोर्ट में पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर सकता है? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। कर सकता है। देखिए हमारा जो समाज, हमारा कानून जो है वो किसी एक इस चीज के लिए नहीं कि एक हमारा जैसे एक वकील है कि उसके लिए नहीं कि उसको कानून नहीं लगेगा, वकील के लिए भी लगेगा, जज के लिए भी लगेगा और पुलिसमैन के लिए भी लगेगा। हाल ही में अभी एक हमारे फ्रेंड है, कलीग है, मेरे भाई हैं एडवोकेट, अभी अभी पुलिस नेग्लिजेंसी पे अभी क्या कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली पुलिस के खिलाफ अभी एक हमने केस लड़ा है, जीता है, जिसमें उनको 75 लाख का कंपनसेशन दिल्ली पुलिस ने दिया है। इसमें क्या कहते हैं धीरज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका टाइटल है। दिल्ली हाई कोर्ट से इसको करा था, 75 लाख का इसमें कंपनसेशन मिला था। उसमें दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगाए थे रात को, बट वो ऐसी जगह लगाए थे जहां प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी और 2 बैरियर के बीच में चैन लगा रखी थी। तो वो अपने पिताजी के साथ आ रहे थे, जो एक बंदा है उसने कंप्लेंट है, और वो चैन में उसकी बाइक लगी और उसको इवन इतना वो हुआ, वो इवन अभी भी कोमा में है लड़का, यंग एज का लड़का है और अभी भी। तो इस तरह से उसके ऊपर एडवोकेट हमारे फ्रेंड हैं अनुराग चौहान जी, हाई कोर्ट से दिल्ली पुलिस के ऊपर केस फाइल करा है। 75 लाख का कंपनसेट मिला है भी उनको दिल्ली पुलिस की साइड से। जी 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 इसमें मैडम जोशी जी, इसमें एक और मैंने जो पहले बताया आपको, जी सर। 1064 विजिलेंस जी। ब्रांच है हमारी, विजिलेंस जी। ब्रांच। अगर पुलिस कोई गलत काम करती है तो आप 1064 पे अपनी कंप्लेंट लिखवाइए जी, और जरूर लिखवाइए। अगर आपके साथ किसी के साथ भी ज्यादती होती है तो जरूर करवाएं। जी जी अगला क्वेश्चन सतीश जी मेरा आपसे ही है कि यदि कोई आईओ ठीक से काम ना करे, जो हमारे आईओ है वो अगर कोई ठीक से काम नहीं करता है तो हम आम आदमी इसके लिए क्या कर सकता है? आम आदमी, मैं बता तो रहा हूँ, हमने जैसा बताया कि 1064 नंबर है विजिलेंस का, जो विजिलेंस पुलिस के सारे कार्रवाई काम पे नजर रखते हो। जी जी और उसके बाद उससे अलावा सीनियर अफसरों को मिल सकते हैं, एसीपी डीसीपी, इसीलिए हर जिले में बिठा रखे हैं कि उनका काम यही है सुपरवाइज करना। अगर कोई नीचे का स्टाफ गलत काम कर रहा है तो उसको चेक करने का काम ऊपर के अफसरों का है। तो अगर वहां से नहीं होता तो विजिलेंस ब्रांच एक बनी हुई है, उसमें जरूर लिखवाएं। बाकी मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया है cp.snsrivastava@delhipolice.gov.in। ये इस पे आप कर सकते हैं। कोई भी आदमी इस नंबर पे डालेगा तो उस पे एक्शन जरूर होगा। जी जी सतीश जी मैं ये जानना चाहूंगी चार्जशीट जो है वो क्या होती है, मतलब क्या है, और पुलिस के पास कितने दिन का ये समय होता है कि वो कोर्ट में ये फाइल कर सकते हैं? देखिए वैसे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई नहीं बता सकता कितना लगेगा, लेकिन 60 दिन के अंदर पुलिस को अपनी चार्जशीट देनी पड़ती है। कुछ केसेस में 90 दिन है, कुछ केसेस में 60 दिन है। और उसको पुलिस अगर नहीं हो पा रही तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उसे एक्सटेंड करवा सकती है। वो जज साहब के ऊपर है, किस 1 महीना बढ़ाते हैं, 2 महीना बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, उसके ऊपर है। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन भुवन जी मेरा आपसे है कि यदि किसी के पास कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए अगर उसके पास फीस नहीं है तो क्या फ्री में सरकारी वकील मिल सकता है? यदि हाँ तो उसका क्या प्रोसेस है? डेफिनेटली मैडम, देखिए सरकार ने इस चीज के लिए भी एक कर रखा है, दिल्ली लीगल सेल अथॉरिटी बना रखा है। हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर उसमें का अपना एक अलग ही लीगल सेल बना रखा है। जो लोग ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट को, और जो उसमें भी एक कैटेगरी है कि उसमें भी लेडी के लिए तो फ्री है, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वेल एजुकेटेड है, चाहे किसी भी ले। बट जेंट्स के लिए अभी थोड़ा उसमें 1 लाख का लिमिट था कि अगर 1 लाख की अर्निंग है, लेकिन अभी उसको भी थोड़ा अपग्रेड करा, 2 लाख की अर्निंग वाले तक जो कमा रहे हैं वो डीएलएसए का सहारा ले सकते हैं। कभी भी जैसे कोई इस पे आपके साथ रात दिक्कत हो जाती है तो अगर आप एडवोकेट हायर नहीं कर सकते तो आप दिल्ली लीगल सेल अथॉरिटी का एक मैं नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ 1516, इस पे आप अपना क्या कहते हैं कॉल करके आप अपना दिल्ली लीगल सेल को कंप्लेंट दे सकते हैं। वो आपको वहां से सरकारी वकील फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है। जोशी जी माफी चाहता हूँ, जो आपने अभी बताया 2 लाख और 1 लाख, ये साल का है कि महीने का है?
नहीं, साल का है ये, सॉरी, ये साल का है। ये साल का है, ये जी जी। जबकि ये लेडीज के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेडीज के लिए, चाहे वो वेल एजुकेटेड हो, वेल अर्निंग हो, बट लेकिन ये सिर्फ जेंट्स के लिए है कि अगर उसकी लिमिट साल के एनुअल उसकी इनकम 2 लाख है, 2 लाख से बिलो है, तो वो चीज के लिए उसको प्रोवाइड करेगी दिल्ली लीगल सेल अथॉरिटी। जी। ये व्यूअर का सवाल है, क्या ईमेल से किसी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दी जा सकती है? अगर ये दी जाए तो बहुत अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन का साधन होगा। दोबारा बताएं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे थे? क्या ईमेल के जरिए भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी जरिए से। इवन आजकल आप सुशांत सिंह राजपूत वाला केस सुन रहे होंगे कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, वो भी एफआईआर है। अगर आप एसएचओ को, किसी एसीपी को भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज रहे हैं तो दैट विल बी काउंटेड एज एन एफआईआर, वो भी एफआईआर ही काउंट होगी। हाँ, डिटेल में स्टेटमेंट बाद में ले लेंगे, लेकिन उस पे एक्शन होगा और होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक ठीक ठीक। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो देखिए, मैं समाज के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग जो ये फरियादी बैठे हैं, जो हमारे साथी भाई लोग बैठे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई, इनके लिए पहले तो मैं एक कहना चाहूंगा कि जब तक आप लोग मिलकर के एक सोसाइटी के तौर पे नहीं रहेंगे, पुलिस पे प्रेशर बनाने के लिए जब तक 5-7 लोग नहीं जाएंगे, अगर नहीं कर रहे काम तो, अगर तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो अपनी सोसाइटी के, जैसे कि आप 1 यूके वालों के साथ में लगातार कांटेक्ट में हूँ। गढ़वाल भवन, अपना जो गढ़वाल हितैषणी सभा, पवन मैठानी जी भी इस केस में इन्वॉल्व हुए थे। मैंने सबसे बात करके वहां भेजा था। चलो अगर नहीं भी है तो अपनी कॉलोनी के अगर 10 लोग भी जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करेगा। मैं सर इस माफी चाहता हूं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि मुझे अगर दिक्कत है तो मुझे 10 लोग इकट्ठे क्यों करने पड़े? हमारा प्रोसेस, हमारा सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है अभी कि मेरे साथ मैं 10 क्यों लेके जाऊं? मैं जाता हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं जाता हूं वहां पे, तो अगर वहां पे कोई बंदा कार्रवाई नहीं करता है, मुझे क्यों, मतलब भीड़ बढ़ाने की जरूरत क्यों है? और हर व्यक्ति को अगर ऐसा ही करना पड़ा तो फिर कहां जाएगा? मतलब जो अपना सिस्टम, जो सिस्टम बनाई गई है, व्यवस्था बनाई गई है, उस पे अगर ठीक ढंग से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अदालत हो, अगर व्यवस्था ही नहीं चल रही है तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे कानून बने हुए अंग्रेजों के टाइम के कानून है, और इसमें कोई मॉडिफिकेशन 1861 के बाद से आज तक नहीं हुआ। इसी तरह सीआरपीसी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कार्रवाई करने का तरीका बताता है, वो भी 1861 का ही चल रहा है। आप इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करते हैं। जैसे अमेंडमेंट अभी हुआ है निर्भया केस में, महिलाओं पे अत्याचार का कई सेक्शन जोड़ी गई, बहुत सख्त सजाएं कर दी गई, 354 A B C D कई सेक्शन लगाई गई। इसी तरीके से और महिलाओं के साथ ये जो अभद्र व्यवहार होते हैं, उसके बाद से इतनी दफाएं लग गई कि अब बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है क्रिमिनल का। तो ऐसे जब तक नहीं होगा, जब तक चेंजेस नहीं आएंगे कानून में, बड़ा मुश्किल है जी। और वो मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा, वो कानून में चेंजेस कानून बनाने वाले लाएंगे, और वो कानून बनाने वालों को चुनने का अधिकार आपका है। तो घुमा फिरा के जो चीजें हैं, घुमा फिरा के चीजें आपके ऊपर ही आ जाती हैं। अगर आपको परेशानी है तो समाज को इकट्ठा आपको करना है। अगर आपको परेशानी आपके नेता लोग नहीं सुन रहे तो अगली बार वोट आपको देना है। तो सारी चीजें घूम फिर के आपके ऊपर ही आ जाती हैं। तो जिम्मेदारी बेसिकली हमारी है। जी जोशी मैम, आगे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन प्रमोद जी मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि कुछ लोग कुछ टाइम तक तो साथ देते हैं लेकिन उसके बाद पीछे हट जाते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा, लेकिन मैं उनको दोषी नहीं मानूंगा। आजकल की आप व्यस्तता और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको दोष नहीं दे सकते हम। हालांकि वो हमारा साथ कुछ टाइम तक दे रहे हैं, वो उनका मतलब आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनका कि वो दे रहे हैं कम से कम, क्योंकि इतनी व्यस्तता की जिंदगी है, बहुत सारी परेशानी है सबकी अपनी पर्सनल जिंदगी में, तो उनको दोष देना तो मनोज जी से भी इस पे फीडबैक ले लेते हैं। हाँ जी मनोज जी, हेलो। मैं यस मैम, हेलो हाँ जी आवाज आ रही है? आपसे भी सेम, हाँ जी आपसे भी सेम यही क्वेश्चन है। जी
मैं प्रमोद जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मैं इसका दोष किसी को भी नहीं देना चाह रहा हूँ। इसका दोष एक्चुअली आज ये हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा सिस्टम, हमारी वर्तमान व्यवस्था, हमारी व्यस्तता जो हमारी इतनी कठिन हो गई है कि और कंपटीशन इतना हाई है कि गला काट कंपटीशन है नौकरियों में। आदमी अपनी नौकरियों के चलते, अपनी व्यस्तता के चलते आज सामने रोड पे किसी के साथ रेप हो रहा हो तो उसके साथ नहीं जाना चाहता। अब जैसे इस घटना में मेरे बुजुर्ग पड़ोसी हैं, इनके साथ मारपीट हुई तो कभी कभार मेरे मन में भी आता है कि मैं अपने घर में यार दरवाजा बंद करके रहता तो अच्छा था। मुझे क्या आफत आई थी कि मैं जाके किसी के टांग में, क्योंकि जब मैंने ये फेस किया, मैंने करप्ट सिस्टम देखा, मैंने करप्ट पुलिस प्रशासन देखा, मैंने जब मुसीबतें झेली, मैं रात को 8 बजे से 4 बजे तक भूखा रहा, घर में आके मैंने खाना नहीं खाया टेंशन के मारे, और अभी 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। 4 दिन से तरह तरह की बातें मेरे पास आ रही हैं। तो इनसे बचना, अगर कोई इससे बचना चाह रहा है तो मैं उसको दोषी नहीं मानता हूँ, मैं इसको सिस्टम को दोषी मानता हूँ। मैं इस आजकल हमारे अपने परिवार तक सीमित रहने की जो कल्चर हमारे समाज में आ गया है, मैं उसको दोषी मानता हूँ कि पड़ोस में क्या हो रहा है यार, हमें क्या करना है, हमें क्यों किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ानी है। रास्ते में किसी के साथ रेप हो रहा तो दूसरी तरफ से निकल जाओ, अगर उसकी मदद कर दोगे तो वो तो पता नहीं आपका साथ देंगे नहीं देंगे, आप फंस जाओगे। जी जी जो आप मदद करने वाले हो फंस जाओगे। मेरे साथ एक घटना मेरे किसी मित्र ने शेयर करी थी कि वो यही करावल नगर क्षेत्र में किसी रेप की घटना में साथ चला गया, और पीड़ित परिवार ने, मुझे नहीं पता इस घटना में कितनी सत्यता है, पर उन्होंने वर्बली मुझे बताया कि वो अकेला रह गया जो बीच बचाव में आया था। पीड़ित परिवार ने जो कल्प्रिट था उनसे 8 लाख रुपए लेके समझौता कर लिया, वो बेचारा फंस गया। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मैं किसी को भी दोषी नहीं मानता। हमारा सिस्टम इतना खराब है कि सब लोग दूसरे की लड़ाई झगड़ा को अनदेखा करते हैं, दूसरे के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को देखना चाहते हैं, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, अपनी नौकरी को देखना चाहते हैं। और मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई किसी के सपोर्ट में नहीं आता है। अगर कोई बंदा खुद मुसीबत में हो तो उसके साथ कोई नहीं आता है। तो कुछ समय जिन्होंने साथ दिया है, मैं उनका बहुत एहसान मानना चाहूँगा कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय किसी दूसरे व्यक्ति में, यूके 1 का भी बहुत आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोगों की समस्या ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, ऐसे पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। लोगों के इससे एक मॉरल बूस्ट मिलता है और लगता है कि हमारे पास कोई सहारा है, क्योंकि इतने करप्ट प्रशासन में जो हम जी रहे हैं, सिस्टम में हम जो जी रहे हैं, वहाँ पर ऐसी संस्थाएं सचमुच में एक आशा की किरण नजर आती हैं, और पब्लिक के मन में एक आशा की जागृति और एक आशा का प्रकाश और एक आशा की अनुभूति उत्पन्न करती है। मैं उनका इसी चैनल में आप लोगों के माध्यम से मैं यूके 1 का बहुत थैंक्स, बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं एक शब्द मैं जोड़ दूं इसमें कि किंग्सवे कैंप मुखर्जी नगर का केस आप लोगों को पता होगा। सरदारों के साथ, एक सरदार के साथ पुलिस वालों ने मारपीट करी थी 6-7, जबकि सरदार जी की गलती थी, तलवार लेके भाग रहे थे। लेकिन सरदार समाज ने इतना जोर डाल दिया पुलिस पे कि 6 के 6 सस्पेंड करने पड़े, पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई इसमें। आप, हमारा समाज कहाँ है? हमारा समाज नाम की कोई चीज नहीं है। कहाँ खड़े होते हैं? वन यूके की टीम और गढ़वाल भवन, मैं तो इन दोनों को मानता हूं कि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं आगे आते हैं। लेकिन हमारा समाज का एक सरदार पे जो चोट लगी, उससे सरदार सारे थाने को घेर लिया और पुलिस वालों पे एसएचओ तक पे कार्रवाई हुई। अब बताइए, ये समाज का काम नहीं था? आपके साथ भी अगर करावल नगर के 100 आदमी खड़े हो जाते तो पुलिस तो क्या अच्छे की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ ना गलत करने की। ये फैक्ट ही वही है कि वो जो चौधरी है ना, चौधरी ने इकट्ठे कर रखे आदमी, वो हीरो बन के आगे चलता है, हम लोग डर जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते?
जी और अगला दूसरा एक चीज मैं क्वेश्चन। क्या मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैं भी जी एक जी चीज जी 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 मैं सर की बात से सहमत हूँ। मनोज जी, देखिए, अगर हम दूसरों के लिए हेल्प के लिए नहीं जाएंगे तो हमारी मुश्किल में कौन आएगा? कौन कौन जी जी अगर हम सब यही चीज सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी मुश्किलों में कौन आएगा? आज आपके साथ हम हैं, आप कल को किसी और के साथ दिक्कत होगी, आप उसके साथ खड़े रहें। और देखिए, एकजुटता होना कोई बुरी बात नहीं सर है ना? सर ये तो बहुत अच्छी सर बात है। और सर दूसरा प्लीज सर सुनिए, सर प्लीज 2 मिनट सर सुनिए, सर प्लीज सर प्लीज प्लीज सुनिए मेरे सर को। एक सर सर लेट मैं मी कंप्लीट, एक लेट ओके मी कंप्लीट। देखिए, और देखिए, गंदगी हर चीज में है। हर अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे बाहर घर के बाहर गंदगी है तो क्या हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? डेफिनेटली निकलेंगे। हम अपना काम भी करेंगे, हम अपनी चीजें भी करेंगे। हल और देखिए, अगर कोई करप्ट है तो प्रशासन चीजें सब उसके ऊपर एक से एक बना रखे हैं। ऑफिसर अधिकारी बैठा रखे हैं। कोर्ट पुलिस के ऊपर कोर्ट इसलिए बैठा रखा है कि पुलिस भी अपनी ज्यादा वो नहीं कर सकती, दबंगाई नहीं कर सकती, इसलिए कोर्ट भी बैठा रखा है। अगर पुलिस कुछ कर रही है तो पुलिस के ऊपर एसएचओ हैं, एसएचओ साहब के ऊपर एसीबी साहब हैं, एसीबी साहब के यहाँ डीसीपी कमिश्नर हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक है। आप बस हम ये है कि हमारा थाने से कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस करप्ट है। क्या हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है? क्या हमने ऊपर कहीं कंप्लेंट करी? क्या हमने पुलिस वालों के खिलाफ कि भाई ये काम नहीं कर रहे, या काम क्यों नहीं कर रहे, इसका रीजन क्या था? जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी प्रमोद नेगी जी का हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं आया क्योंकि अभी कोरोना के चक्कर में पुलिस, अभी मेरे 2-3 मैटर में पुलिस ने क्या कहते हैं कोर्ट में रिपोर्ट नहीं पेश करी। उन्होंने बोला सर क्या कहते हैं कोरोना के चक्कर में बहुत ज्यादा हेडेक चल रहा है, 24-24 घंटे की ड्यूटियां चल रही हैं। तो एक दिन वीक में इनकी एक दिन छुट्टियां इस समय नहीं चल रही, ये कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्कुल कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर कर रखा है डॉक्टरों को, अगर आप रिजाइन इस पेंडेमिक में रिजाइन करते हैं या फिर आप कोई नौकरी छोड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो अपना क्या कहते हैं अपना एमबीबीएस की डिग्री जमा कराएं एमसीआई, आप घर बैठे हैं आराम से। तो ये चीजें हैं। तो थोड़ा हमें इस चीज को भी समझना है कि अगर एक ने काम नहीं लिया तो उसके ऊपर अधिकारी बैठे हैं, उस अधिकारी के ऊपर उच्च अधिकारी बैठे हैं, और उस उच्च अधिकारी के ऊपर कोर्ट बैठे है, विजिलेंस है, डिपार्टमेंट है, चीजें हैं। बट क्या है, हमारी अवेयरनेस नहीं है। थोड़ा हमारी अवेयरनेस अवेयरनेस की कमी के कारण हम चीज को, सिस्टम को गलत करप्ट बोल देते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ये चीज मुझे लगा, इसलिए मैंने शेयर करा आप लोगों नहीं से। नहीं 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 अच्छा किया आपने शेयर किया। सर सर सतीश जी अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि यदि किसी व्यक्ति, लड़की या महिला को अगर कोई परेशान कर रहा है और पुलिस में शिकायत के बाद भी अगर उसके कोई सुनवाई नहीं होती है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें वैसे तो 1091 एक नंबर दे रखा है। महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ कोई भी क्राइम हो तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको दिल्ली महिला आयोग बिठा रखा है, दिल्ली सरकार का। दिल्ली महिला आयोग के ऊपर राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी बैठा रखा है। मतलब आप कहीं भी अपनी डाल सकते हैं, कोर्ट में डायरेक्ट डाल सकते हैं। 100 नंबर और 112 नंबर तो है ही। 1091 नंबर नोट करवा दीजिए सबको। 1091 पे टेलीफोन उठाते हैं और आपकी कंप्लेंट को वहीं दर्ज कर लेते हैं। उसका हिसाब किताब 1091 को देना पड़ता है। जी जी। अगला क्वेश्चन भी मेरा आपसे ही है कि यदि कोई व्यक्ति फोन के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा अगर धमकी दे रहा है, तो इस केस में उस पर तेजी से कैसे कार्रवाई कर सकते हैं हम? देखिए, क्योंकि हमारा ये चीज एक आम बात हो गई है, आम हो गया आजकल, ये ज्यादा चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन आम तौर पे इसी आम होने की वजह से हमारा एक क्राइम सेल ही अलग खुल गया है। इसका अपना साइबर क्राइम सेल एक अलग खुल गया है। उसका डीसीपी अलग हो गया, उसका एसएचओ अलग हो गया, उसके एफआईआर अलग हो गई। वो उनका काम करने का तरीका ही अलग है। वो सिर्फ इसी के थ्रू लेते हैं सारा। मैं सर एक छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। साइबर क्राइम में अभी आजकल हम एक बहुत आम बात सुनने को मिल रही है कि मेरे बैंक से पैसा निकाल लिया गया, मुझे पता नहीं वो जी जी पैसा कैसे निकला है। मेरे जी जी एटीएम से पैसा निकल गया, मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट से, और कई बार आपको कॉल आता है कि सर आपका ये है, आपका एटीएम पिन ब्लॉक हो गया, आप अपना बताएं, ओटीपी बताएं, हम आपका चालू कर रहे हैं। उसके थ्रू भी कई बार मेरे पे भी केस आए हैं वो चीज के। तो देखिए, इस पे साइबर क्राइम बैठा हुआ है। इस पे हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उस पे एक्शन नहीं लेती। आजकल पुलिस के अलावा एक साइबर क्राइम सेल अलग से खोल दिया है जो स्पेशल इस चीज को रिकॉर्ड करता है और ट्रैक करता है। अभी मेरे एक फ्रेंड के मित्र के पिताजी के 50,000, ये विनोद नगर में है, अपने घर वाले के हैं,
50,000 उनके अकाउंट से एटीएम के उसमें धांधली में बाजी में हुआ है। तो जिसकी हमने साइबर क्राइम को जब हमने कंप्लेंट फाइल करी तो विद इन 1 वीक और 10 डेज में वो पैसा उनको वापस आ चुका। लेकिन आप जितनी जल्दी इसमें आप कार्रवाई करेंगे उतनी जल्दी आप पे उतना चीज आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बैंक का टाइम है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जी 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 भुवन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर कोई आरोपी गंभीर अपराध करने के बाद भी जो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी आराम से जमानत में वो छूट जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, देखिए थोड़ा मुझे वो अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि जब कोई एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो वाकई आप कह रहे हैं कि नॉन बेलेबल लेवल का है, तो उसमें तो पुलिस उसको कुछ कर ही नहीं सकती। ये तो पुलिस के हाथ में ही नहीं है नॉन बेलेबल को उस चीज को बेल पे निकाल दे उसको। इवन ये ना एसएचओ साहब के हाथ में, ना एसीपी, ना डीसी, इस पे तो सिर्फ कोर्ट ही बेल करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस पे बेल तो वैसे नहीं है, नॉट पॉसिबल, बट लेकिन सर्कमस्टांसेस पे बेल होती है, बट वो भी ना के बराबर। जी जी सतीश जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कई बार बहुत बार देखा गया है कि अगर जो पीड़ित है, पुलिस उसी के साथ ही कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करती है, बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आती है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें मैं ये जो अभी जोशी जी ने बताया, इसमें सिर्फ यही बतलाएंगे कि अगर कोई पुलिस अफसर गलत व्यवहार करता है तो आपकी शिकायत सीनियर अफसर सुनेंगे। उनके सीनियर अफसर बहुत बैठे हुए हैं इसी काम के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर क्षेत्र में बिठा रखे हैं। नीचे वाला नहीं सुनता तो ऊपर वाला सुनेगा, ऊपर वाला नहीं सुनेगा तो कचहरी बैठी है बहुत बड़ी, कोर्ट कचहरियों में बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल। नहीं, डेफिनेटली देखा गया सर। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि हम बोलते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई, पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा डंडा आता है चीजों को लेके। पुलिस कई बार अपना मजबूरी में कुछ अपने एक्चुअली वीआईपी ड्यूटीज भी देखनी पड़ती है और ड्यूटीज भी देखनी पड़ती है, तो कहीं वो बिजी रहती है, उस चक्कर में अपना काम बेचारे नहीं कर पाते। इस चीज से मैं, क्योंकि मैं तो देखता हूँ, इस चीज जूझता हूँ चीजों को, और आजकल लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि वो तुरंत अपना ट्विटर पे डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, मेल करते हैं, और उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। उनको इवन यहाँ तक कि देखा गया कि सस्पेंड तक करा गया। ये मेरे खुद केस में काफी बार हुआ, देखा गया है। और जबकि उनकी रियल में इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी। हमें लगता है कि पुलिस करप्ट हो गई है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही उस चीज पे, बट लेकिन उनकी भी कई मजबूरियां होती हैं जो उस चीज पे थोड़ा डिले हो जाता है। कहते हैं जस्टिस कैन डिले बट कांट डिनाई। तो वही वाली चीज। जोशी जी धन्यवाद आपका, जो चीज मैं नहीं कह पा रहा था वो आपने कह दी। सर वो कहते हैं कानून में थोड़ा देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। जी वो अजय जी, ऐसा होता आपके है। पास कोई क्वेश्चन है? किसी और एक सवाल है स्पेशली हाँ जी, बोलिए। आपके लिए है। उत्तराखंडी कोई मारपीट की स्थिति अपने पर इधर उधर फोन करता है, लेकिन कानून जागरूकता ना होने के कारण अकेला महसूस करता है। क्या सामाजिक एकता ही इसका समाधान है? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल है सर। सामाजिक एकता भी योगदान रखता है उस चीज के लिए। और बाकी अगर कोई किसी को दिक्कत है पर्सनली, ऐसा कुछ है, सतीश सर बैठे हैं, अजय जी हैं, मैं हूं और यशोदा जी हैं, तो नंबर आप सबका शेयर कर लीजिए। किसी को है तो हम साथ खड़े हैं, उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं, एक चीज और कहना चाहूंगा, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही जाता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और नेचुरल है, हमें नहीं पता कि बीमारी का इलाज क्या है, तो हम पूछने के लिए डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि भाई साहब मेरे को खांसी लग गई, क्या दवाई खाऊं? तो इसी तरीके से वकील समाज का बहुत मजबूत स्तंभ है। पुलिस भी एक स्तंभ है, लेकिन आपको इस टाइम दिल्ली में मेरे ख्याल में मैं दिल्ली पुलिस की एक संस्था बनी हुई है जिसमें 800 मेंबर है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। 800 मेंबर मीन्स हर थाने में है, हर थाने में कोई ना कोई हमारा आदमी है। इसी तरीके से मेरे हिसाब से जो मैंने गिने हैं कि करीब 700 वकील हैं दिल्ली में, करीब 700 उत्तराखंड के वकील हैं। आप किसी के पास भी जाएंगे, मैं नहीं समझता कि कोई मना करेगा आपको मदद करने के लिए। जी नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। मतलब जब हम अपने समाज के पास, अपने लोगों के पास पहुंचते हैं, तब जाके मतलब कहीं ना कहीं से उनको जानकारी भी मिलती है और प्रोसेस भी होता है।
लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि जानकारी, अब मेरी पहुंच नहीं है, मैं समाज तक नहीं जुड़ा हूं, मैं उस ग्रुप तक नहीं जुड़ा हूं, तो वो आम आदमी कहां जाए? तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके लिए होती है जो ना तो समाज में जुड़ा हुआ है और ना उसकी जान पहचान कहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे भुवन सर, मेरी आपसे मतलब जो कानून है, कानून जी ये वीआईपी लोगों के लिए अलग है और आम आदमी के लिए अलग है। ये तो मैंने आज तक किसी भी बुक में या फिर जजमेंट्स में या फिर किसी भी केस में या सेक्शन में आज तक नहीं देखा। ये तो आम आदमी के लिए भी वही चीज है, वही लॉ है, वही कानून है। और एक वीआईपी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, देखिए ये तो न्यूज और मीडिया, ये तो आप सब हर कोई न्यूज चैनल, हर किसी के घर पे न्यूज चैनल है, देखते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या आज की डेट में इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे क्या कहते हैं, इतने कांड करके विदेश में भागे हुए हैं, क्या कहते हैं, सुब्रता राय, सहारत का मालिक सुब्रता राय अभी बंद है, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, ये किंगफिशर का विजय माल्या, जैसे कि हम सब जानते हैं। अगर अगर ऐसा ही वीआईपी का कुछ ऐसा ही होता तो ये लोग, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन अभी देख रहे हैं आपका, बड़े बड़े वीआईपीज लोग इस समय अभी जेल के अंदर बंद है। अगर ऐसा होता तो क्या ये लोग अंदर अंदर होते? ये बिल्कुल गलत है, ये लोगों की धारणा गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, बस ये है कि थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया कि कानून प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रोसीजर लॉ है हमारे इंडिया में। अब जो ब्रिटेन की देन है वही चला आ रहा है, तो प्रोसीजर लॉ है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, प्रोसीजर वाइज चलता है ये, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम लगता है, बट लेकिन न्याय जरूर मिलता है। आखिरकार कहा जाता है कि तुझे मैं कोर्ट में देख लूंगा। देखिए उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहाँ से अपने आप को बचा पाएंगे? एक न्यायालय की ऐसी संस्था है जहाँ से आप अपने हक के लिए चीज लड़ सकते हैं। और सर न्याय में भी आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि न्याय किस तरीके से न्याय व्यवस्था है हमारे सिस्टम की। उसमें भी एक आम आदमी इतना डरा होता है, इतना डरा होता है कि पहले तो समाज से, पहले तो पुलिस वालों से डरा हुआ है, उसके बाद किसी तरीके से वहां पहुंच भी जाए वकील साहब तक तो वकील साहबों से भी डरा हुआ है, और फिर न्याय तक भी पहुंच जाए तो वहां भी डरा हुआ है। तो ये जो डर की भावना है, ये जो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। जब मैं गांव से आया था सर, जब 98 की बात है, तो अगर जब मैं रोड पे चलता था और मेरे साथ कोई मतलब पुलिस की जिप्सी चल रही हो या पुलिस वाले भी चल रहे हो, तो एक फक्र सा महसूस होता था कि यार मैं शहर में अकेला नहीं, पुलिस वाले साथ में। और आज वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है कि अगर मैं चल रहा हूं और साथ में पुलिस वाले नजर आ गए तो डर की भावनाएं अपने आप ही एक आम आदमी के अंदर आने लगती है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये जो मेंटलिटी है, जो हमें मतलब मानसिकता लोगों के अंदर कोई अपने आप नहीं बनी है, मतलब सिस्टम इस तरीके से बनाए गए हैं, इतनी सारी चीजें हैं। जैसे सर आपने भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आप वहीं पे देख लीजिए कि विजय माल्या तो बाहर भागा हुआ है, और भी आप लगा लीजिए कि जिनकी बात मीडिया तक पहुंचती नहीं है या मीडिया में जो आते नहीं है, जब तक मीडिया नहीं आता तब तक उन पे भी कार्रवाई नहीं होती है। जब मीडिया में आ जाए, मतलब बात वही आ गई कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे, जब समाज आ गया तो जाके एफआईआर लिख, है ना। मतलब चीजें ऐसे ऐसे क्यों होती है कि जब प्रेशर ऊपर से आए, अब अदालत के ऊपर प्रेशर कहां से आएगा? अदालत में, अब मैं सर एक्चुअली ना ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, अदरवाइज बात तो बहुत है। मतलब अदालत के और उसको लेके हमने राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर कहां कहां अपनी गुहार नहीं लगाई है, हमारा समाज भी इकट्ठा होके कई बार जा चुका है, लेकिन क्या करें। और आप सब जानते हैं मैं किस घटना की बात कर रहा हूं, उत्तराखंडियों के अपने मान सम्मान के साथ है, लेकिन उस पे हम अलग से एक दिन अच्छे से आएंगे कि इनमें कहां कमियां रही तरीके से है। बाकी सर जो एक जो जमानत, जो आपने अभी मुआवजा की बात करी थी जोशी सर, तो मुआवजा मिलने का प्रोसेस क्या है ताकि ये आम आदमी को जानकारी हो सके उसके, कि कोर्ट ने बोल दिया हाँ इनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए, फिर क्या प्रोसेस? मुआवजा तभी जब तक वो सेटलमेंट नहीं होता कोर्ट के थ्रू। थोड़ा सा आवाज कट रही है सर, शायद आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी। ऐसा है, मैं बताता हूँ, किसी के भी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर किसी का नुकसान होता है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे पुलिस की नेग्लिजेंसी थी वो, जो उन्होंने बैरिकेड ढंग से नहीं लगा रखे थे,
या नाले के ऊपर ढक्कन ना हो, उससे स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाए, सड़क में गड्ढा हो, उससे एक्सीडेंट से किसी का नुकसान हो जाए, या कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है मजदूर, नीचे गिर जाए, चोट लग जाए, मर जाए, तो उस केस में कोर्ट मुआवजा देती है। ड्यू टू कॉजिंग नेग्लिजेंट एक्ट बाय एनीवन, किसी के द्वारा नेग्लिजेंट करने की वजह से, एक्ट करने की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो उसका कंपनसेशन पुलिस कोर्ट जो है फिक्स करती है। अब उस फिक्स में क्या देखा जाता है, उसकी इनकम कितनी थी, उसकी लाइफ कितनी थी, इनकम टैक्स देता था नहीं देता था, ये कोर्ट का काम है। कितनी उनकी वैल्यू थी, बेसिकली कितना उनको मिलना चाहिए। जोशी जी, प्रोसेस क्या है? मतलब जैसे कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि इनको इतना मुआवजा मिलना है, तो मिलने के लिए वो क्या प्रोसेस होगा? नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है कि केस किस टाइप का हमने फाइल करा है, क्या चीज का है। हर एक उसका कंपनसेशन का अलग अलग मेजरमेंट का तरीका है। ठीक है, एक ये है कि एक तो होता है कि रोड एक्सीडेंट का, लगभग जो होते हैं रोड एक्सीडेंट के होते हैं। डैमेजेस के लिए सिविल सूट्स होते हैं, है ना। तो एमएससीटी के एक्ट में ये आता है, रोड एक्सीडेंटल केस जो आते हैं वो एमएससीटी के उसमें आते हैं, एक्ट में आते हैं। इसमें देखा जाता है कि अगर बंदे के क्षति क्या हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपनसेशन मिलता है, और वो कोर्ट के थ्रू ही मिलता है। और ये जब तक कंपनसेशन नहीं मिलता, केस खत्म नहीं होता। इस पे क्रिमिनल पे ये चलता, ये एमएससीटी क्रिमिनल पे चलता है। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक सेटलमेंट की कॉपी नहीं लगती कि बोथ द पार्टी आर रेडी टू सेटलमेंट और पेमेंट हैज बीन डिलीवर्ड, तो तब तक वो चीज केस खत्म नहीं होता, वो कार्रवाई चलती रहती है। जी ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। जोशी मैम। हाँ जी, टाइम भी काफी हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा सतीश जी से है कि जैसे कि हमें प्रमोद जी से पता लगा कि 2 दिन तक उनकी एफआईआर नहीं लिखवाई गई, क्योंकि बोला गया कि सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो 2 दिन तक अगर एफआईआर नहीं हो पाई है, तो इसके पीछे का क्या राज हो सकता है? या ऐसा कोई नियम है कि जो गंभीर मामले होते हैं उसका 2 दिन तक अगर एफआईआर ना लिखी जाए तो आरोपी को कैसे छोड़ा जा सकता है? मैम, मैं अपना थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक्चुअली क्या 2 दिन तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। हाँ जी। मेरी एफआईआर उस दिन रात को ही लिखी गई थी, एसीपी साहब ने मुझे बताया। हालांकि उससे जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन मॉर्निंग में मैं 40-50 लोगों को लेके विधायक जी के पास गया था। अपनी गली के, मतलब गली और मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो हम करीब 50 लोग इकट्ठे होकर विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने हमें भगा दिया। हालांकि उन्हें जब कहते भीड़ मत करो यहाँ पे, हालांकि जब वोटिंग टाइम होता है तो उन्हें भीड़ चाहिए होती है, और जब हम अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास आए तो उन्होंने हमें मतलब एंटरटेन नहीं किया। हालांकि मेरा एक फ्रेंड है, वो उनको अच्छी तरह जानता है, उसने कहा कि आप एसीपी साहब को फोन करोगे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। कौन है प्रमोद जी आपके यहाँ विधायक जी कौन है, उनका नाम भी बताएं प्लीज। नाम बता दीजिए। साहब है, बिस्ट जी हैं अपने, मोहन सिंह बिस्ट जी। प्रमोद जी देखिए, एक चीज मैं एक और बोलना चाहूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पेंडेमिक चल रहा है, मे भी हो सकता है उन्होंने पॉजिटिव वे में बोला हो कि इतना गैदरिंग लेके मत आए, क्योंकि मीडिया आजकल इस चीज पे कि देखो जी विधायक जी ने गैदरिंग इतनी करा रखी है, तो वो चीज हो जाता है। मे भी मतलब मैं देखिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं एक दूसरे पक्ष की तरफ से भी ये चीज बता रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज है। और मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि दूसरे पक्ष भी मैं अपना समझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उनका जो मतलब एक बोलने का वे होता है, हमें समझ आता है कि भाई कौन किस वे में बोल रहा है। जी जी ठीक है जी। भुवन जी, एक क्वेश्चन मेरा, बोलिए आप। एक शब्द, एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वो वापस भेज देते हैं कि जी कंप्यूटर नहीं चल रहा। फिर आप क्या करते हैं बताओ? कंप्यूटर, अगर थाने का भी कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया है पूरा, मान लिया कंप्यूटर सेट डाउन है, कंप्यूटर सिस्टम डाउन है, तो क्या करेंगे? हम डिस्पेंसरी में जाते हैं, फिर वो कहते हैं कल आना तुम। लेकिन यहाँ तो कम से कम कंप्लेंट अपनी आप दे सकते हैं। आपने जो 100 नंबर पे कंप्लेंट करा रखी है, जो पुलिस को दे रखी है, वो भी एफआईआर है आपकी। मैं पहले बता चुका हूँ, आपकी कंप्लेंट डिले नहीं हुई, आपकी वो एफआईआर है कि आपने इतने बज के इतने मिनट पे वहां जो कंट्रोल रूम में एक एक फॉर्म में एक एक अक्षर भरा जाता है। 100 नंबर की कॉल जितनी भी होती है वो कमिश्नर तक रिकॉर्डेड होती है। वो सारा रिकॉर्डेड है, आप आरटीआई डाल के उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी जी। जोशी जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि
जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे पास भी आया कि क्या ये सच है कि जो पुलिस और जो वकील हैं वो कई बार केस को कमजोर करने की कोशिश करते हैं या कमजोर कर देते हैं, तो ऐसे में कैसे इंसाफ मिलेगा? इस बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। देखिए मैम, इस चीज से मैं आपको चीज के लिए मना नहीं कर रहा। कुछ देखिए, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है जी जी है ना। जी सिस्टम में अगर कुछ है तो कुछ ऐसे एक दो हैं, कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो हर जगह है, नॉट इवन इन आवर प्रोफेशनल, ये हर जगह है। डॉक्टर के पेशे में भी है और प्रोफेशन में भी है, हर एक प्रोफेशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बंदा करप्ट है, हर एक पुलिस वाला करप्ट है, हर एक एडवोकेट। देखिए कई बार ऐसा होता है, हमें देखिए हम एक्सपर्ट हैं इन चीजों के, जैसे एक एडवोकेट है और एक पुलिस वाला है। जब हमें लगता है कि यार केस खींचने में कोई फायदा नहीं है, दूसरी पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज कर रही है, बाद में भी जाके कॉम्प्रोमाइज ही होना है। आपको वो चीज अगर अमाउंट है तो वही कोर्ट भी कहता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, अगर ऐसा है तो अगर 1 साल 2 साल कोर्ट में धक्के खा के भी कॉम्प्रोमाइज आप लोगों ने करना है तो अभी कर लो। तो वहां क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि वकील भी क्या या पुलिस वाला को पैसे गए हैं वो दबाव डलवा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो सबकी भागा दौड़ी और ये मेहनत सब कुछ बाद में होता भी सेटलमेंट है कोर्ट से। ऑलमोस्ट जो भी चीजें केसेस है सेटलमेंट ही कोर्ट के थ्रू होता है। तो वो जो 2 साल 3 साल 4 साल का धक्का करने के बाद होता है, तो कई बार पुलिस वाले वकील साहब कहते हैं कि भाई सेटलमेंट कर लो आपस में बैठ के सारी पार्टी। तो लोग उस चीज को गलत धारणा में, वो नेगेटिविटी देखते हैं उस चीज में। जबकि मैं तो कई लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। और कभी मेरे साथ एक बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, केस आया था, रेप केस आया था मेरे पास, तो मुझे ऑफर किया गया था दूसरी पार्टी की साइड से, बट उस चीज पे मैंने उनके ऊपर भी एक्शन लिया था। बट देखिए हर सिस्टम में हर तरह के लोग हैं, तो थोड़ा सा जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि अगर जिस पे आरोप लगाए गए हैं और एफआईआर के बाद भी अगर उसका बेल हो जाती है, वो छूट जाता है, उसके बाद वो अगर वो मारने की धमकी देता है, जान का खतरा भी हो सकता है इसमें, तो कानून का इसमें क्या प्रावधान है और क्या ये आम जन के लिए भी है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी के ऊपर एक्शन होता है और उसको अंदर आता है या फिर उसको बेल करवानी पड़ती है, तो उसको पता है कि वो कितनी मुश्किल से उसकी बेल होती है। इतना इजी नहीं है बेल। और एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो राइट बनता है उसका बेल लेने का, तो वो राइट अपना यूज करता है और बेल लेता है। लेकिन अगर उस बेल लेने के बाद आपका केस चल रहा है, सेटलमेंट नहीं हुआ, केस चल रहा है, तो उसके बाद अगर कभी उसने कुछ ऐसे गैर आपराधिक उसने गतिविधियां करी हैं, अगर आप उस पर कंप्लेंट दोबारा देते हैं तो उसका जो है उसके ऊपर दोबारा एक्शन लिया जाएगा और नेक्स्ट टाइम उसको बेल नहीं मिलती। पहली बेल कैंसिल हो जाएगी। पहली बेल कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट उसको बेल कभी नहीं मिलेगी जब तक आपका केस पूरा सेटल नहीं होता। जी सेक्शन 330 है मेरे ख्याल में। जी सेक्शन 330 जी जी। जैसे कि आज की चर्चा काफी, हाँ जी अजय जी, आज की चर्चा काफी अच्छी रही, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो हम अपने सारे जो गेस्ट आए थे उनसे करते हैं कि हम सतीश जी और भुवन जी सबसे ये जानना चाहेंगे अपने उत्तराखंडी समाज के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो एक करके मैं सबसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मनोज जी आप क्या इस चर्चा से या जो हमने डिस्कशन किया आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और आपके केस में कुछ आपको मदद मिलेगी, और साथ में आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मनोज जी, फिर प्रमोद जी, और फिर सतीश सर, और फिर जोशी जी, आप एक एक करके कृपया बताएं, मतलब हम क्या कर सकते हैं या समाज के लिए अपनी तरफ से कोई संदेश। मनोज जी। सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, मैं UK1 का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है जो हमारा FIR दर्ज हो पाया उसका मेन कारण हमारा सोशल मीडिया कनेक्टिविटी, UK1 जैसे जो संगठन है हमारे दिल्ली में, इनके कारण हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। ये सिर्फ मनोज खंसली या मदन सिंह गोसाई जी का केस होता तो शायद पुलिस वाले हम दोनों को ही अंदर जेल के अंदर बैठा के रख देते। लेकिन जो हमारी ये सोशल संगठन है, हमारे उत्तराखंडी सोशल संगठन है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है फिजिकली, जैसे एडवाइस के थ्रू, और कई लोग फाइनेंशियली भी तैयार हैं हेल्प करने को। तो ये हमारे को एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट मिला है सबसे। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि किसान के 7 बेटे थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे
और उनकी लड़ाई झगड़ी का फायदा जो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे गांव वाले लोग उसको भरपूर फायदा उठाते थे। तो किसान को समझ में नहीं आया कि क्या करूं कि मेरे घर में समृद्धि आए, मेरे घर में हम प्रोग्रेस करें, और क्या करूं। उसने एक दिन अपने सातों बेटों को बुलाया और उनके हाथ में एक एक लकड़ी दे दी। उस लकड़ी को उन्होंने कहा कि आप सब इसको तोड़ो। उन्होंने बड़ी आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उसने एक लकड़ी का बंडल दिया और अपने सभी बेटों को बोला, अब आप इसको तोड़िए। उन सब ने जो लगाया, लेकिन वो लकड़ी को नहीं तोड़ पाए। तो आज के दिवस पे, आज इस राजधानी में, या राजधानी नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हम सब उत्तराखंडियों को चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे आप जैसे UK1 संगठनों के थ्रू, या अदर किसी भी प्रकार अपने छोटे छोटे संगठन बनाकर एकत्रित होने की आवश्यकता है। ये हम लोगों का आज, जैसे अदर हमारी दिनचर्या और अदर आवश्यक चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और हमारा बनना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज पहाड़ी लोगों को टारगेट किया जाता है क्योंकि पहाड़ी लोग बेसिकली मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, और उनमें दिमाग होता है, आगे बढ़ने की क्षमता होती है, वो पढ़े लिखे होते हैं। और यहाँ के जो लोकल हैं वो अपनी दबंगई, गुंडागर्दी, और उनके पास जो पहले जमीनें थी उनको बेच बेच के अब उनके पास पैसा खत्म हो गया है, तो वो पीछे रह गए। हमारे लोग हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे डॉक्टरी फील्ड हो। हर क्षेत्र में हमारे लोग शीर्ष लेवल पे इस समय पहुंचे, अपनी मेहनत के बल पे, अपनी पढ़ाई के बल पे, अपनी हिम्मत के बल पे। तो ये चीजें इन लोगों से सहन नहीं हो रही हैं। इस चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये लोग पहाड़ों से आके, ये प्रवासी लोग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से आके इतने उच्च स्थानों तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो हमारे को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारे को उस टारगेट से बचने के लिए हमारे को एक होना बहुत जरूरी है। हमारी एकता में ही बल है। और मुझे जो अभी तक इस अनुभव से, जो अब गोसाई अंकल जी के साथ जो मार पिटाई का अनुभव हुआ है, उससे मुझे यही बात समझ में आई है, अगर हम 50-60 भाई इकट्ठे नहीं होते तो शायद हमें आज आपके सामने नहीं बैठा होता, और हो सकता है कि मैं अभी किसी जेल में मैं गया होता, या अंकल जी किसी जेल में बैठे होते, क्योंकि ये इतने दबंगई और इतने बाहुबली और इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने रसूख वाले लोग हैं कि मैं गोसाई अंकल इनसे अकेले नहीं लड़ सकते थे। आप जैसे UK1 और अदर जो उत्तराखंडी समाज के संगठन है, इन्होंने हमारे को भरपूर सपोर्ट किया है। मैं इनका फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग हमारे को आगे भी मझधार में नहीं छोड़ेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, प्रमोद जी आपसे जानना चाहेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दिनेश जी का, पूरी वन UK टीम का, सतीश जी का, जोशी मैम और जोशी सर दोनों का। आप लोगों ने हमें मतलब बहुत अच्छी तरह गाइड किया। और देखिए, इससे मुझे बहुत सहायता तो मिली। साथ ही अगर जो लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो इस समय लाइव देख रहे हैं हमें, अगर वो लोग देख रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो, लेकिन उनके जान परिचित में या किसी के साथ कुछ होता है, तो उन्हें क्या स्टेप लेने चाहिए, कम से कम वो इस बात से अवगत हो गए हैं। ठीक है। और एक हमें संदेश मिलता है, मतलब हमने देखा कि हम कहाँ पे मतलब लैग कर रहे हैं, तो हमें सबको मिलके चलना चाहिए। ये भी हमने सीखा है। अगर हम सब लोग संगठित हैं, जैसे कि ये सतीश सर ने अभी बताया था कि वो सरदार जी वाला किस्सा बताया था कि अगर समाज इकट्ठा है हमारा तो वो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज इकट्ठा हो तो उस तरह की हरकतें ना करे, कम से कम एक अच्छे वे में, जो मतलब जो लोगों को एक हम मिसाल दे सके कि हमारे उत्तराखंड समाज ने एक अच्छे काम के लिए सब संगठित हुए हैं, तो ऐसी मिसालें दी जाए हमारी। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और आप सबका बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। सतीश सर। नहीं, मैं बोल दिया है, आप लोगों ने बोल दिया है। मनोज कंसीली जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो आप अपने पड़ोसी की मदद के लिए आए, और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरीके से लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। हमने पुलिस की नौकरी में देखा है कि एक रिक्शे वाले को अगर 2 थप्पड़ मार दो तो 60 रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं। जी जी। और मुश्किल हो जाता है वहां संभालना अपने आप को। तो जब हम इतने 35-40 करोड़ लोग अपने को बताते हैं कि 35-40 लाख लोग हम दिल्ली में हैं, और 35 इकट्ठे नहीं होते जब जरूरत होती है। सबसे बड़ी कमी है
लेकिन कंसीली जी जी, जी हम आपका बहुत शुक्रिया है, बहुत अदा करते हैं कि आपने अपने पड़ोसियों को अपना घर वाला समझ करके उनकी मदद के लिए आ गया है। चोट लगना ये वो लगना तो चलिए बात कानून की बात है, लेकिन खड़ा रहना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। पहले गांव की मीटिंग होती थी जब हमारे पास कुछ नहीं होता था। सारे गांव वाले हर इतवार को या हर महीने में एक बार इकट्ठे होते थे। क्या होता था, एक यूनिटी दिखती थी। आज हम पैसे वाले जरूर हैं, सक्षम जरूर हैं, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। मेरे ख्याल में मैंने 38 साल की नौकरी की है, 38 से ज्यादा, और 38 साल मैंने पता नहीं कितने लाखों लोगों को मदद की होगी, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके लिए अब तो खैर दिल्ली पुलिस में आज की तारीख में कम से कम 8 से 10 हजार लोग हैं जो उत्तराखंड जी से हैं। जी जो जब हम भर्ती हुए थे तो मुश्किल से गिनती की उंगलियों पे गिनती थी कि वो 5-7 लोग 10 लोग थे। अब आज की तारीख में एज ऑन टुडे मेरे हिसाब से 5 से 7 हजार लोग जो हम दिल्ली पुलिस की हर ब्रांच में हैं, कहीं ना कहीं से हमको एक दूसरे से मदद मिलती है, एक दूसरे के हम काम आते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि अगर हम समाज से जुड़े रहें। नहीं, ऐसे भी बहुत है जो किसी से बात करके राजी नहीं, अगर जो बन गया तो बात नहीं करता। लेकिन हम लोग अगर समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो इकट्ठे में ही शक्ति है सारी। मेरा कहने का मतलब इकट्ठी जो आपने बोला है वही ठीक है। और जी जी एक प्रयास वन यूके का है, ये जो टीम यंग यंग लड़के जो है ये बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। और गढ़वाल हितैषणी सभा गढ़वाल भवन है जो हमारा पचकुया रोड पे, मैं वहां का सलाहकार हूँ। मैं पिछले 15 साल से वहां का सलाहकार हूँ। पता नहीं कितनी चीजों में वहां सलाह देता हूँ, फ्री देता हूँ, कोई पैसा मैं वकीलों की तरह नहीं लेता जोशी। मेरी 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 सारी सलाह आज तक जितनी सलाह है बिल्कुल फ्री है। तो आप किसी को भी मेरा नंबर दे सकते हैं, कभी भी रात बेरात 2 बजे भी टेलीफोन आते हैं, तो जो हो सकता है वो करता हूँ। धन्यवाद। जी जी सर मैं दो जोशी शब्द जी। कहना हाँ चाहता जी हूँ सर। जी जी सर मैं जी जी दो शब्द सतीश सर को ही बोलना चाहता हूँ। सर तो बड़े अधिकारी हैं, बड़ी सैलरी लेते हैं, सैलरीड है। हम तो छोटे गरीब। बस हमारे सर मेहनताना यही होता है। हाँ लेकिन सर मैं भी कई संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अपने उत्तराखंड के लिए सर जहाँ तक संभव होता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। दिन रात एक करके खड़ा रहता हूँ। रात को भी मुझे कई बार कॉल्स आती हैं। मैं अपने अगर मेरे उत्तराखंड का है तो मैं सर उसको डेफिनेटली कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करता, और जितना भी नॉमिनल फीस नॉमिनल टू नॉमिनल चार्ज जो नहीं होता है वो नहीं, मैं कर, वो चीज मैं करता हूँ। और बाकी दूसरा सर ये है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, थोड़ा सा महंगाई आप देख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा वो चीज भी है। और सर मैं एक चीज देखिए अजय जी और यशोदा जी, मैं वन यूके टीम की तरफ से एक मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट एक चीज और है। मैं एक चीज पे डिस्कशन और करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, पुलिस घर पे आती है और बंदे को उठा के ले जाती है। जी 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 हमें हमें ये एक मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है ना। तो कई बार होता है कि मैंने इसकी मैं कई चीजें इसमें मुझे आती है कंप्लेंट कि ये पुलिस आई और मेरे बेटे को उठा के ले गई, पुलिस आई और बताया नहीं उसने क्यों ले गई, कहाँ ले गई, किस लिए ले गई, और बस बोला जी इसके ऊपर आरोप है, अब कंप्लेंट है इसके ऊपर, थाने चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो है इस पे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इसके लिए भी दिए गए हैं। जब कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स हमें अभी चल आर्टिकल 22 में दिए। हम्म। जी भुवन जी, आप आर्टिकल कंटिन्यू। आर्टिकल 22 में हमारा दिया गया है, जब एक पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उस अरेस्ट पर्सन भुवन जी का नेटवर्क डाउन हो गया लग रहा है। मैं इस पे बता देता हूँ, हमने एक्चुअली अपने मूल अधिकारों के ऊपर हमने चर्चा की थी इस पे, और भुवन जी ने उस दिन भी क्लियर किया था कि ये हमारे अधिकार, ये हमारा अधिकार है। अगर कभी भी कहीं पे भी पुलिस गिरफ्तार करने आती है आपको, तो उनको, आपका ये अधिकार है कि उनको आपका क्राइम बताना जरूरी है, ये आपका अधिकार है। तो वो आपको पहले क्राइम बताएंगे, उसके बाद आपको मतलब उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक ये अधिकार लेकिन जो फॉरेनर है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सतीश सर, सही सही कह रहा हूं सर मैं इस पे? नहीं, ऐसा है, प्रैक्टिकल
एज ए पुलिस अफसर बताऊं तो करना यही चाहिए जो आपने बोला है, और एज ए प्रैक्टिकल पुलिस अफसर बताऊं तो जो हम करते हैं वो ज्यादा ठीक रहता है। रात को 2 बजे किसी को बैठ करके उसके वो एलिगेशंस नहीं बताएंगे। रात को 2 बजे जी। गाड़ी में उठा के ले जाएंगे और बाद में बताएंगे क्या किया था तूने। ये आउट ऑफ द पुलिस वे, क्योंकि अब मैं पुलिस में नहीं हूँ इसलिए बोल सकता हूँ। जी जी लेकिन पुलिस का वही है जो आपको बता के ले जाना चाहिए, और जैसे लेडीज को कि अंधेरा होने के बाद नहीं ले जा सकते, ये जी भी जी है। लेकिन हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल में कई चीजें हैं जो प्रैक्टिकल में हम दूसरे शहरों से उठा लाते हैं, यहाँ भी उठा लेते हैं। कंफर्म नहीं होता, जब कंफर्म करना होता है, एक दूसरे को कन्फ्रंट करना होता है, तो उस टाइम बुला लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको ऑफिशियली बुलाएंगे तो ये भाग जाएगा। तो उससे माफी पहले कि चाहूंगा, वो भागे लैपटॉप की बैटरी लैपटॉप की बैटरी चलो जी। विदा के टाइम पे आ गए वही। सही है। मैं थोड़ा सा एक अपना लास्ट एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए कई बार पुलिस अरेस्ट कर लेती है लोगों को, और पता नहीं होता उनको, और बेचारे परेशान होते हैं कि पुलिस ने क्या, पुलिस डरते हैं, पुलिस से पूछते भी नहीं है क्या चीज़ है, जबकि उनके लिए गिरफ्तार जो बंदा अरेस्ट पर्सन होता है तो उसको एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया आर्टिकल 22 में कि वो पुलिस से उसी समय पूछ सकता है कि मुझे किस अधिकार और मतलब किस सेक्शन में या किस तहत मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, किस अपराध में आप किस अपराध में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, किस कंप्लेंट पे या किस उस पे मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज एट अ टाइम, और पुलिस वाले का नाम, उसका रैंक, वो चीज पूछ के वो पूछ सकता है, उसका राइट बनता है इस चीज के लिए, ठीक है। जी जी और दूसरा जी, इसमें दूसरा ये है कि जब भी कोई पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी तो उसको बताएगी वो किस अधिकार, किस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार कर रही है, किस सेक्शन में उसको अरेस्ट कर रही है, क्या क्या उस पर कंप्लेंट है, क्या है, वो चीज पुलिस बताएगी। दूसरा, जब भी किसी को अरेस्ट करेगी तो उसके 24 घंटे बाद वो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करती है। ये कंपलसरी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ता है। 24 घंटे के बाद जब पुलिस उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं कि इसका ऑफेंस कितना वो है, कितना बेलेबल है, नॉन बेलेबल है या क्या है। तो या तो ये उनके जज साहब की पावर है, या तो उसको अगर बेलेबल है तो उसको बेल के लिए बेल आउट कर सकते हैं कि बेल देके उसको फ्री कर सकते हैं, अदरवाइज उसको न्यायिक हिरासत या फिर पुलिस कस्टडी के लिए जरूरत हो तो भेज सकते हैं चीजें। तो ये चीज है। इसमें एक माननीय उच्चतम न्यायालय की एक जजमेंट है अरनेश कुमार की, उसमें कई बार ये होता है कि 7 साल से नीचे जिसको सजा होती है उसको बेल का है, ऑप्शन है उस पर। और दूसरा, गिरफ्तारी का कोई ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत जाके पकड़ के गिरफ्तार करा जाए। अगर पुलिस उस चीज पे गिरफ्तार करती है 7 साल से बिलो उस पे सजा पे, तो उस चीज को पुलिस को, कोर्ट को लिखित रूप में देना पड़ेगा कि आप इसको, हम क्यों इसको अरेस्ट कर रहे हैं, या उसको देना, पुलिस, दिल्ली पुलिस को या कोई सी पुलिस को देना पड़ेगा कि हम इसको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं कि ये भाग सकता है, या विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर ये और तरह के अपराध करेगा, या फिर अपनी पावर या रसूख का इस्तेमाल करके सिस्टम से, मतलब सिस्टम को रोकेगा अपने लिए कार्रवाई के लिए। तो ये चीज एक ये है कि जानना चाहिए हर किसी को, और कौन से थाने में या किस में पुलिस उसको लेके जा रही है। अगर पुलिस अरेस्ट करती है और बिना किसी को बताए ले जाती है तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है, और ये राइट बनता है अरेस्ट पर्सन का कि वो उसके घर वालों को या रिश्तेदारों को फोन करके इन्फॉर्म करे कि आपका बंदा जो है हमने अरेस्ट करके इस थाने में लेके आए। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ जोशी जी आपकी बात में। अगर किसी के साथ ये गलत होता है, ऐसा गलत तरीके से पुलिस ले जाती है या पुलिस तंग करती है, तो आप तुरंत पीछे से 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं कि हमारे घर में कुछ आए थे जो लोग हमारे इसको ले गए। नहीं, रिकॉर्ड बन जाता है आपके पास, आपको अपने बचाने के लिए, कि आपने बता दिया कि देखो जी उसी टाइम, और गलत आदमी होगा तो वो तुरंत छोड़ देगा। ये जैसे जो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्रिमिनल्स को उठाने जाओ तो क्रिमिनल्स के घर वाले तुरंत 100 नंबर पे टेलीफोन करते हैं, 100 नंबर पे मार देते हैं। बिल्कुल ये हम लोग डरते हैं कि यार ऐसा ना हो किडनी हुआ कि जी सर। सबसे डर जंदो है, खुद ही डर जंदो टंगे जाओ। हाँ, जैसे ले गए वो तो टंगे ही गया, लेकिन कभी हम भी टंगे जो है। तो तब मतलब उसका एक छोटा सा
सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर ऐसा गलत करता है, कोई जबरदस्ती ले जाता है, आप पीछे से 100 नंबर पे टेलीफोन कर दो, रिकॉर्डेड हो गई। जी, ये मतलब ये जिसको जब पुलिस अरेस्ट किसी को करती है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे कुछ भी हो, जब अरेस्ट करती है तो अरेस्ट पर्सन के ये राइट बनता है, ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 22 में है ये। जी, इलीगल राइट है और ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 22 में है ये। बिल्कुल ठीक। ये काफी अच्छी बात सतीश जी ने बताई है आज। अजय जी, टाइम काफी हो चुका है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी है और इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन है। मैं मतलब आप दोनों से ही है, जोशी सर से भी और एसीपी साहब से भी, सतीश सर से। यदि पुलिस किसी को जबरदस्ती बिना कुछ बताए घर से ले जाती है और उसको फोन करने का साधन नहीं है, क्या वो शोर मचा सकता है और उसका क्या फायदा होगा? नहीं, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए भाई, अगर शोर मचा करके लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कोई एविडेंस बन सकती है तो बना सकता है, उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। मतलब साहब जोशी जी ने कहा जबरदस्ती ले जाना, बगैर बताए ले जाना इलीगल है। अगर आप इलीगल काम गैर कानूनी काम कर रहे हो तो नेचुरल है चोर के पैर नहीं होते। वो ये देखिए अगर फोन, देखिए आजकल बेसिकली देखा जाए तो फोन तो आजकल हर किसी के, लगभग एक घर में अगर 4 सदस्य है तो चारों के पास अपने अपने फोन है ना। और फिर भी इसके अलावा अगर फिर के अलावा कुछ ऐसी स्थिति आती है तो आपको अपने जितने मित्र हैं, लोग हैं, सबको इकट्ठा करें शोर मचा के, और नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है वहीं ले जा सकती है पुलिस, उसके अलावा कहीं नहीं ले जा सकती। आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इवन आप अगर नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी बंदा नहीं है तो आप वहां से कॉल करा सकते हैं पुलिस हेल्पलाइन पे, तो वहां से डिटेल पता लग जाएगी कहाँ उठाया गया और कहाँ ले जाया गया, क्योंकि एंट्री होती है बाकायदा पुलिस स्टेशन में। जब किसी को गिरफ्तार करके लाया जाता है तो अगर प्रॉपरली लाया जाता है तो उसकी प्रॉपर एंट्री दिखाई जाती है। जी, एक छोटा सा सर, ये पर्सनल तो नहीं, लेकिन हमने जब ये चर्चाएं शुरू करी थी तो कुछ एक मित्र थे, उन्होंने अपना बेसिकली रामनगर से थे, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी छोटी सी दुकान थी, उसमें चोरी हुआ। उसके बाद जब चोरी हुआ तो उन्होंने कंप्लेन करी पुलिस में, पुलिस वालों को बता दिया था। अब उनके पास मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता कि चोर पकड़े या फिर क्या हुआ, उनके सामान का क्या हुआ। तो इसमें मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन कुछ नहीं। आप जाके पुलिस स्टेशन से अपने लेटेस्ट उसकी तहकीकात का पता कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रही, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल के भी दे दी, बाइक का नंबर भी दिया, और साथ में वो तो छोड़िए, एक चोर को पकड़ के मैं थाने भी ले गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे को पैसे और ये इनका नहीं मिला। तो वो आगे कहाँ जाए और किससे बात करे? उनके ऊपर जो अफसर है, थाने के ऊपर अफसर बैठते हैं, आप जा सकते हैं उसमें। पब्लिक सर्वेंट ही तो है वो भी भाई, हम भी बैठते थे। जी, उत्तराखंड जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं आईपीएस अशोक कुमार जी, उनको उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, लेकिन अब वहां से भी जवाब नहीं मिले तो कहाँ जाए फिर बंदा ना। खैर, ये सारी चीजें चर्चाएं हमारी रही हैं, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से, इस तरीके की चर्चाओं से हमारे समाज में एक जागरूकता जरूर आएगी और हर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझेगा, और समाज आपके साथ खड़ा है जब आप समाज के साथ खड़े हो। जैसे सतीश सर ने भी और जोशी जी ने भी बताया, और मनोज जी, आपके लिए भी सैल्यूट है कि आपने इतनी मेहनत करी, और मैं देख भी रहा था उस दिन, मतलब जो आपने लाइव वीडियो भी बनाई, और अभी भी आप अपने घर से छोड़ के वहां पे अंकल जी के पास गए। आप सभी मतलब इस बात से सचेत रहिए कि समाज आपके साथ है, आप चिंता ना करें, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी हमको ही है, कोई बाहर से आवाज उठाने नहीं आएगा। हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना है और समाज को एकजुट करना है, अच्छे कामों के लिए अपने समाज को पुश करना है। अगर इसी के साथ अगर कभी किसी को किसी प्रकार की जैसे लीगल समस्या अगर आती है तो जोशी जी अपना नंबर आप देख सकते हैं, हमने पोस्टरों में भी डाला है, और सतीश सर ने भी बता दिया कि कभी भी किसी प्रकार की जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। सतीश सर, अगर आप देना चाहें तो नंबर दे सकते हैं, ऐसे ही जोशी सर अगर आप भी चाहें तो नंबर दे सकते हैं, ताकि हमारे जो साथी हैं कुछ जानकारी, या अगर आपको उचित लगे, मतलब ये आपके ऊपर है। जरूर बिल्कुल जरूर
देखिए नहीं। देखिए कई कई बार ऐसा होता है, मुझे कॉल आती है, मैं नंबर देता हूँ, मैं कोर्ट में होता हूँ, मैं उस चीज़ को काटता हूँ, फिर कंटिन्यू कॉल आती है, इवन कई बार व्हाट्सएप कॉल आ जाती है, वीडियो कॉल आ जाती है, हम फोन आ रही है वो? सतीश सर तब तक आप दे दीजिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। नंबर, मेरा नंबर ले सकते हैं, 99 जी 680 910 90। जी जी सर, थैंक यू। मुझे लगता है भुवन सर के साइड से नेटवर्क जा चुका है और समय भी बहुत हो चुका है आज। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी साथी हमसे जुड़े रहे उनका भी आभार प्रकट करते हैं हम। और सर ये वन यू टीम एक बेसिकली हमारे लिए नहीं है और हम प्रयास करते हैं कि अपने समाज को किसी न किसी रूप में सशक्त कर सकें और जानकारी एक ऐसी चीज है जो हमें सशक्त बनाता है और जानकारी के अभाव में हम परेशान होते हैं और कमजोर बन के रह जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, और जोशी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लंबी चर्चा चली गई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सतीश सर, जोशी सर, मनोज जी, प्रमोद जी और जोशी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड।